कि how we can integrate our indigenous knowledge because we are having a very rich history. बहुत बड़ी है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान से भरी हुई है. We have a lot of treasures of knowledge that we have accumulated over the years and years and centuries. So for the thousands of years, whatever treasure we have accumulated in the form of indigenous knowledge, we have to integrate it with our education system. And it is not only that our country is trying to integrate it, this effort is made by every country. हर कोई अपने treasure को, अपनी धरोहर को, अपनी पहचान को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है, कंजर्व करने की कोशिश करता है, और हर कोई अपनी इंडिजिनस नॉलेज को किसी ना किसी फॉर्म में इंटैक्ट रखना चाहता है. So it is not only an effort by the Indian government through the education, but certainly it is an effort by every country to preserve, and it is also a duty, I think, that we should conserve it, because otherwise वो पुरानी चीजें जिसको हम फिर खोद के निकालते हैं, है ना, और historically और geographically और बहुत तरह की हम जो चीजों को करते हैं, archaeologically भी बहुत सारी चीजों को फिर हम बाद में निकालते हैं. तो खत्म होने से तो अच्छा है कि उसको कंजर्व किया जाए, ताकि जब कभी हमारी खुदाई हो तो हमारे भी कुछ चीजें निकल कर आए, और वो जो पहचान बनी है इंसान की प्रगति की, वो बनी रहे और लोगों तक ये ज्ञान जो है वो बढ़ता रहे. इसलिए इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने की बात हुई है एजुकेशन के थ्रू, so that the young generation should also know what our country is all about, what kind of knowledge do we have, and how it is useful for us. क्योंकि अगर हम भारत की बात करते हैं, भारतवर्ष की बात करते हैं, तो हजारों सालों तक हमारे यहाँ पर जितने भी, ऐसा तो नहीं है कि इतनी पीढ़ियां और हजारों साल बीत चुके हैं तो यहाँ पर कोई अच्छे मैथमेटिशियंस नहीं हुए, या अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हुए, या अच्छे जियोलॉजिस्ट नहीं हुए, या अच्छे साइंटिस्ट नहीं हुए, या अच्छे डॉक्टर्स नहीं हुए. सब रहे हैं, और वो हर जगह पे रहते हैं. हर संस्कृति में कोई किसी भी एरिया में रहता हो, वहां पे कोई ना कोई अचीवमेंट, कुछ ना कुछ ज्ञान लोग अपने जीवन के थ्रू वो एक्यूमुलेट करते रहते हैं, जनरेट करते रहते हैं. और हमारे यहाँ पर भी बहुत हुए, और इतने हुए कि आज हम रियलाइज कर रहे हैं कि एंड हाउ साइंटिफिक देयर कैलकुलेशंस वर, हाउ यूजफुल देयर कैलकुलेशंस वर, एंड हाउ साइंटिफिक देयर रिसर्च वाज, दैट इट इज स्टिल एप्लीकेबल टुडे. आज तक वो सारी चीजें जो उन्होंने उस वक्त रिसर्च किया, उस वक्त चीजों को बनाया, वो आज भी हमारे लिए काम आता है, स्टिल एप्लीकेबल. तो अगर हमारे पास इतना सारा इंफॉर्मेशन है, इतनी सारी नॉलेज है, तो उससे क्या हम अपनी फील्ड्स के अंदर उसके कुछ एप्लीकेशन एरियाज डेवलप कर सकते हैं, उसके थ्रू, उन रिसर्चेस के थ्रू आज के कॉन्टेक्स्ट में उसे रिसर्च कर सकते हैं, उसको रीयूटिलाइज कर सकते हैं, जो हमारे सबके लिए काम आ सके. That may vary from one thing to another thing and across the disciplines. So I'm sharing my screen with all of you. Please let me know if it is visible. Okay, ma'am. No. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is visible. Yes, Yes, ma'am. बहुत धन्यवाद. तो इसमें जब हम इंडिजिनस नॉलेज की बात करते हैं तो पहले यही जान लेते हैं कि इंडिजिनस नॉलेज क्या है, सो दैट इम्पोर्टेंस अपने आप समझ में आ जाती है. चीजें हमें, बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी तब समझ में आ जाती है जब हम उसको कंसेप्चुअली समझ लेते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है. आई थिंक बायलिंगुअल विल गो, अदरवाइज इफ यू वांट टू स्पीक मी इन इंग्लिश आई विल टोटली डू इट इन इंग्लिश, और हिंदी तो प्योरली हिंदी में भी बात कर सकते हैं. बायलिंगुअल कहते हैं तो बाइलिंगुअल में. Bilingual. ओके मैम बाइलिंगुअल. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. Bilingual. हाँ, क्योंकि जब हम भारतीय मूल और भारतीय परंपरा की बात कर रहे हैं, भारतीय ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे अच्छा उसका भाव मेरी मातृभाषा में ही आ सकता है. तो बायलिंगुअल मैं खुद भी प्रेफर करना चाहूंगी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो जब हम इंडिजिनस की बात कर रहे हैं तो इंडिजिनस का मतलब क्या है? व्हाट इज इंडिजिनस?
मैम जो हमारा मूल Which is है जो present in our यही country, से that is उत्पत्ति our जिसकी native. हुई है जिसमें ना मतलब मैम हमारा जो एक-एक पारंपरिक मूल ज्ञान है करके करते हैं। दीपक जी बोल रहे हैं अभी, अदरवाइज समझ में नहीं आता, ओवरलैप हो जाता है। दीपक जी बोल रहे हैं जी, प्लीज। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी प्राचीन परंपराएं या यही पर जो जिसकी उत्पत्ति हुई है और वही नॉलेज हमें जो आज जानना चाहिए उसे ही कुछ इंडिजिनस कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी एक्यूरेट, थैंक यू दीपक जी। जी शैलेंद्र जी, शैलेश जी, सॉरी। जी जी, गुड मॉर्निंग मैम। इंडिजीनियस का तात्पर्य सिर्फ इंडिया से नहीं है मैम, किसी भी मूल से है जिसकी अपनी कुछ पुरानी चीजें रही हैं, जिसने आधार प्रदान किया है उस देश की तरक्की विकास में, लोगों के प्रतिष्ठा में, देश प्रतिष्ठा में, उन सभी चीजों से है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल ठीक। जी जितेंद्र जी। यस मैम। जी मैम, जो हमारे जो सर ने बताया था कि हमारे जो इंडियन ओरिजिन की है, जो हमारे अपनी ओरिजिन से जो चीजें डेवलप हुई हैं उनको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, दे आर इंडिजिनस। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अशोक जी। मैम जो हमारा मूल ज्ञान था, प्राचीन ज्ञान था, वो इंडिजिनस ज्ञान। जी बिल्कुल, जो मूल ज्ञान है उसे इंडिजिनस ज्ञान बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई कुछ कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। जी उस्मा जी। मैम एनीथिंग नेटिव टू अ पर्टिकुलर एरिया। यस बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। दिनेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दिनेश जी। अच्छा, वो गलती से शायद अनम्यूट हो गए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक कहा आप सब लोगों ने। वही डेफिनेशन होती है इंडिजिनस की, जो उस एरिया को बिलोंग करता है, ओरिजिनली उस प्लेस को, उसका नेटिव है, जो जहाँ के वो नेटिव है, वहीं का जो ज्ञान हम लोग क्रिएट करा जाता है, जो वहां पर ज्ञान बनाया गया है विद द पैसेज ऑफ इयर्स, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। वो किसी फिलोसफी की फॉर्म में हो सकता है, वो मेडिसिन की फॉर्म में हो सकता है, वो हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, वो प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, वो कोई ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, वो पद्धतियां हो सकती हैं, जैसे और कुछ आर्ट्स भी हो सकते हैं, लिटरेचर भी हो सकते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर जो उन लोगों द्वारा बनाया गया है जो उस एरिया को बिलोंग करते हैं, राइट। अब अगर हम जैसे हम सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, चाइनीज सिविलाइजेशन की बात करते हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो यहाँ के जो लोग रहे, जो मूलतः इसी जगह पे रहे, और उन्होंने बहुत सारी चीजें क्रिएट करी। आज भी जब हम खोदते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स जब हमारे सामने आती हैं, तो हम उनके ज्ञान को, वो जिस तरह से उन्होंने डिपिक्ट किया है कि किस तरह से उनकी टाउन प्लानिंग होती थी, किस तरह से ड्रेनेज प्लानिंग था, किस तरह से सीवेज सिस्टम था, किस तरह के आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स थे उस वक्त, किस तरह के घर बनाए जाते थे, किस तरह के भवन बनते थे, और किस तरह से वो लोग अपने जीवन को जीते थे, व्हाट वर द डांस फॉर्म्स, व्हाट वर द लैंग्वेजेस दे वर यूजिंग। वो हमसे डिफरेंट जरूर है, पर उनकी डिपिक्शंस और उनकी चीजें हमारे सामने नजर आती हैं। तो वो लोग, जो उन लोगों ने अपने समय में रहकर इस तरह की चीजों को क्रिएट किया है, आज भी आप देखिए। आई वाज डे बिफोर यस्टरडे आई केम अक्रॉस वन आर्कियोलॉजिकल साइट। मैं ऐसे ही ऑनलाइन सर्फिंग कर रही थी, तो उसके अंदर मुझे दिखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता रही हमारी, उसके अंदर टाइल्स का प्रयोग होता था, और जो टाइल्स के जो डिजाइन्स बने हुए थे, ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स थे उस वक्त, वो आज के ज्योमेट्रिकल डिजाइन से बिल्कुल मैच करते हैं। तो आप देखिए कि उस वक्त भी वो टाइल्स यूज करते थे, जो हम कभी इमेजिन नहीं करते होंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम मॉडर्न टाइम्स में ही हमने जो है ना वो टाइल्स इवॉल्व करी है। बट वो चीजें हमें ये डिपिक्ट करती हैं कि टाइल्स तब भी बनती थी। घर को सुंदर बनाने का, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम तब भी हुआ करता था। तब भी लोग थे जो इस तरह की कारीगरी करते थे, इस तरह से टाइलिंग किया करते थे, बनाते थे और लगाते थे घरों के अंदर। घरों को सुंदर तब भी सजाया जाता था। सिर्फ कच्ची मिट्टी के घर नहीं हुआ करते थे, सिर्फ लीपा पोती नहीं होती थी। टाइम टू टाइम देयर हैज बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ऑल दीज नॉलेज, ऑल दीज थिंग्स, ये हमें हमारी अपनी सभ्यता के बारे में बताती है, अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान, अपने बहुत सारी चीजों के अंदर हेल्प भी करती है। अब जैसे अगर हम इंडिया का ही बात करें,
तो हमारे यहाँ पे हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम सदियों तक एग्जिस्ट करता रहा, विच इज नोन एज आयुर्वेद। हमारे यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम था वो आयुर्वेद था। अब आप ये देखिए, इस हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आज वी आर अगेन कमिंग बैक टू हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, जो बीच में कहीं गुम हो गया था। अब वो हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है? हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम में होता है दैट द हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम में होता है कि दैट अ पर्सन शुड नॉट फॉल इल। वो प्री से शुरू हो जाता है और पोस्ट तक जाता है कि पहले तो बीमार ही नहीं हो कोई, इस तरह का तरीका बनाया जाए कि लोग बीमार नहीं हो। इसी को हम मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। और फिर उसके बाद यदि अगर फिर भी कोई बीमार होता है तो उसका उपचार हो, उसका ट्रीटमेंट हो, और अगर ट्रीटमेंट हो जाता है तो पोस्ट ट्रीटमेंट उसका कब तक चलना है, डिपेंड्स अपॉन वन पर्टिकुलर डिजीज टू अनदर। कोल्ड कफ है, हो गया, उसके बाद कोई पोस्ट ट्रीटमेंट नहीं है उसका। छोटी छोटी चीजें हैं जो आई गई, गला खराब हुआ, खराश हुआ, इन सारी चीजों में हम कोई पोस्ट ट्रीटमेंट नहीं लेते। बट देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, सर्टेन डिजीजेस जहाँ पे पोस्ट ट्रीटमेंट भी चलता है। तो हमारे यहाँ जो साइंटिफिक सिस्टम रहा ऑफ हेल्थ, वो बहुत ही साइंटिफिक रहा और वो हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम था, और वो हमारे भारत से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। It originated from India. So that is why if we talk about Ayurveda, if we talk about योग, जिसके बारे में आज इंडिया जो है बहुत क्लेम करता है और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तक हम आए हैं, जिसकी इंपॉर्टेंस, उसकी साइंटिफिक एक पहचान बनी है कि ये बहुत ही कारगर है, ये शरीर को तंदुरुस्त रखने में, इंसान को अच्छा जीवन देने में बहुत हेल्प करता है। बहुत सारी स्टडीज इसके ऊपर हुई। तो इस तरह से जो आयुर्वेद और योग की हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट हुई, ये बेसिकली इंडिया से शुरू हुई। इसलिए इसको हम इंडिजिनस कहकर बहुत प्राउड फील करते हैं। रिसेंटली वन फ्रेंड ऑफ माइन जो कि योग गुरु कहलाए जाते हैं चाइना से, सोहन सिंह जी हैं, भारतीय मूल के ही, बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, झांसी के पास। उन्होंने अभी एक रिकॉर्ड बनाया है कि वो योग के हैं और योग कराते हैं। जब वो यहाँ से छोड़ के चाइना में गए थे, he joined as a teacher, he was basically a teacher and then he shifted to completely to योग। उन्होंने योग वहां कराना शुरू किया क्योंकि वो बचपन से योग करते थे, उनकी मदर करती थी, उन्होंने सिखाया, तो वो योग के साथ जुड़े रहे अपने बचपन से। पर वहां पर फिर उन्होंने योग सिखाना शुरू किया। अब ये है कि वहां पर योग गुरु के रूप में स्थापित हो गए और he created a record अभी recently on 13 सितंबर he did शीर्षासन और जैसे आसन उन्होंने कई तरह के, जहां पर सांस लेने की दिक्कत आती है, इंसान माइंड से स्टेबल नहीं होता। पेमेंट 24,000 कत्तो है जी दिनेश जी, दिनेश सर प्लीज म्यूट योर माइक। कर लीजिए आप। वो ऑनर वाला मोबाइल मंगायो न तार कनो भाई मेरे कन लिखेड़ा करी, उसको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो म्यूट कर दें इनको प्लीज। जी दिनेश सर म्यूट योर माइक। मोबाइल कौन लिखेड़ो? इनका अगर किसी के पास फोन है तो इनको करिए, बिकॉज वो अनम्यूट होकर भूल गए हैं। ये ऑनलाइन का ट्रेडिशन है। थाला व्हाट्सएप में करेड़ो है क्या? You can enjoy everything along with the online. जयेश जी क्लास स्टडी। हाँ सही है। दिनेश जी आपको आवाज आ रही है क्या? चलो वो कैब का पेमेंट आवे जना में थाड़ लोग क्यों का वो दिनेश हिसाब जी? हो जाऊं। शायद फोन पे बिजी है। बड़ा दिन हो गया पड़ता हूँ मैम, मैंने कह दिया है सर से। देखो ना जी और कोई खास बात कौन पण वो मोबाइल वाला मिल जाए जना हो जाए फिर वो देखियो 24,000 का है वो। थैंक यू। सो मैम जो चाइना में योग सिखा रहे हैं उनका क्या नाम बताइए आपने? सोहन सिंह जी। और उन्होंने अभी एवरेस्ट पे जाकर, हिमालय पे जाकर किया है कि मतलब ही वाज ऑन द बेस कैंप ऑफ माउंट एवरेस्ट। इतनी ऊंचाई पे 5,346 मीटर की ऊंचाई पे जाके ही हैज क्रिएटेड अ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने क्रिएट किया है कि वहां जाकर उन्होंने योग किया है, जहां पर 10% ऑफ द पीपल कैन ओनली रीच। इवन जो क्लाइंबर्स होते हैं वो भी नहीं पहुंच पाते, बीच में से निकल जाते हैं वापस। और वहां जाकर अपने आप को योग करना और योग में भी इस तरह के आसन करना
जहां पर आपको उल्टा जाना है, जहां सीधा खड़ा होना और अपने आप को स्टेबल करना मुश्किल हो जाता है, माइंड को स्टेबल करना मुश्किल हो जाता है, ऑक्सीजन का स्तर बॉडी के अंदर 50 to 56 ड्रॉप हो जाता है। कोविड से भी बुरी सिचुएशन हो जाती है। कोविड में याद है ना, जब हमारा ऑक्सीजन लेवल डिप हो रहा था तो सब वेंटिलेटर्स पे जा रहे थे, प्लेन्स में रहने के बावजूद भी। सो दिस वाज, सी हाउ साइंटिफिक द योग इज। ही जस्ट वांटेड टू प्रूव कि योग की ताकत क्या है। वो ये चाहते थे कि मैं ये प्रूव कर सकूं कि योग में बहुत बड़ी ताकत है। इतनी ताकत है कि आप एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर योग को प्रूव किया जा सकता है। सो दैट वाज बेसिकली एन अटेम्प्ट ऑन हिज पार्ट। तो ये भारत का मूल है, इसलिए हम इतना प्राउड फील करते हैं, है ना। अब उन्होंने किया तो हम कितना प्राउड फील करते हैं। सो बिकॉज इट बिलोंग टू आवर कंट्री। वो जिस भी कंट्री का होता है वहां पर अपने आप ही लोगों के अंदर गर्व आ जाता है कि देखो मेरा ये, मेरे कंट्री का ये लोग हैं, इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, इन्होंने इसमें फिजिक्स में ये थ्योरी दी है, न्यूटन है, ये है, वो है। तो एवरी कंट्री फील प्राउड ऑफ देयर इंडिजिनस पीपल एंड इंडिजिनस नॉलेज। और इसी तरह से अगर हम एक्यूपंक्चर, विच इज वेरी कॉमन इन इंडिया, ये भी तकरीबन, अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो 5 से 6 हजार साल पुराना आयुर्वेद माना जाता है। और इक्वली इतना ही पुराना, 4 से 5 हजार साल पुराना एक्यूपंक्चर फ्रॉम चाइना माना जाता है। मतलब एग्जैक्ट डेट्स और टाइमिंग इनके नहीं पता, क्योंकि ये बहुत पुराने हेल्थ सिस्टम्स हैं। पर इसी तरह से अगर हम एक्यूपंक्चर की बात करेंगे तो इट इज इंडिजिनस टू चाइना, क्योंकि इसका ओरिजिन चाइना से हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि योग पूरी दुनिया में कोई यूज नहीं कर रहा, या एक्यूपंक्चर पूरी दुनिया में कोई यूज नहीं कर रहा, या फिर हम होम्योपैथी की बात करते हैं, जर्मन दवाइयों की बात करते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं होता। होता सब जगह है, पर इंडिजिनस ये उसी जगह के कहलाते हैं जहां से इसका ओरिजिन होता है। तो इसीलिए जब हम इंडिजिनस नॉलेज की बात करते हैं तो ये जो है हमारे इसमें हमारे इंडिया का कहलाएगा या फिर हमारे मूल का कहलाएगा। तो इंडिजिनस हैज नथिंग टू डू विद इंडी। हम अक्सर लोग को मैंने ये बात करते हुए देखा है, इट इज इंडी इट मीन्स इंडिया। इट इज नॉट, इंडी मीन्स डजंट मीन्स इंडिया। इंडिजिनस मीन्स एनीथिंग विच इज ऑफ ओरिजिन टू दैट नेटिव एरिया, टू दैट पर्टिकुलर रीजन। वो रीजन के हिसाब से वहां के लोगों के द्वारा जो किया गया है, दैट इज इंडिजिनस। अब अगर हम इंडिजिनस की बात करते हैं तो इंडिजिनस में इवन यूनाइटेड नेशंस जो है वो रिकग्नाइज करता है इसको। इंटरनेशनली हम इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं और इवन हम इसको मानते हैं, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है इंडिजिनस होना। बहुत सारे, तकरीबन 370 मिलियन लोग जो हैं वो इंडिजिनस आइडेंटिफाई किए जाते हैं ऑन दिस वर्ल्ड। ये यूनाइटेड नेशन का फैक्ट फिगर है जो वो कहता है कि 370 मिलियन पीपल एज ऑफ टुडे आर नोन टू बी इंडिजिनस। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जी मोहम्मद साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यू हैव रेज्ड योर हैंड। ओके, हो सकता है बाय मिस्टेक हुआ उनका। तो इसी तरह से जो 28% ऑफ द टोटल ग्लोबल लैंड एरिया है वो इंडिजिनस लोगों द्वारा ही मैनेज की जाती है, यूज की जाती है, या उनके द्वारा ही ओन की जाती है। तो इट इज अ बिग पॉपुलेशन विच इज इंडिजिनस। अब जो अफ्रीका में, ये पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की है, इसमें सभी कॉन्टिनेंट, सभी स्टेट्स, सभी कंट्रीज आ जाती हैं जो वहां पे है। तो हम ऐसे लोगों को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? दीज आर नोन बाय द पीपल। ये वो लोग हैं जो कि सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी एक दूसरे से भिन्न होती है, पर अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज, बट उनके बीच में जो, मतलब जो उनके बीच के जो कस्टम्स है, जो ट्रेडिशंस है, या जो लॉज है, रेगुलेशंस है, वो उनके अपने इंडिविजुअल होते हैं, वो उनकी अपनी एरियाज के होते हैं, राइट? वो अपने रखते हैं। अब मैं जैसे अगर यूपी की बात करती हूँ, मेरे को लगता है बहुत सारे आप में से यूपी से होंगे, एंड आई कम फ्रॉम द हरियाणा। तो हरियाणा, यूपी और राजस्थान इज वेरी पॉपुलर फॉर खाप पंचायत्स, है ना, इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर फॉर ऑनर किलिंग्स। और खाप पंचायत की सिर्फ एक टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि खाप को हम ऑनर किलिंग के साथ जोड़ने लग गए थे कि ऑनर किलिंग है तो मतलब खाप है, बट कि खाप का मतलब बहुत बड़ा था। खाप इज नॉट ओनली फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट इट इज मच बियॉन्ड। एक पंचायत का डिसीजन है वो है। बट स्टिल अगर हम इन 3 पर्टिकुलर स्टेट्स की बात करते हैं तो वहां पर अपने रूल्स रेगुलेशंस है, जिसमें गवर्नमेंट भी कई बार इंटरफेयर नहीं कर पाती। जैसे आप ट्राइबल एरियाज को देखिए, जो लोग ट्राइबल एरियाज में रहते हैं उनके अपने ही लॉ होते हैं,
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन है देश का, पर इनके बीच में, इन कम्युनिटीज के बीच में भी अपने रूल्स रेगुलेशन है। जैसे मैंने खाप का एग्जाम्पल लिया, उसमें से एक पर्टिकुलरली इंटरकास्ट मैरिजेस की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिजेस को लेकर इन एरियाज के अंदर अपने लॉज हैं कि सेम गोत्र में शादी नहीं होगी, या फिर माता या पिता का जो पिता का जो 3 गोत्र है, 3 गोत्र जो उसके लगते हैं, उसमें शादियां नहीं होंगी। ये एक इम्प्लाइड रूल है, कहीं लिखा नहीं हुआ, पर ये सदियों से चला आ रहा है। क्योंकि इंडिजिनस नॉलेज जब ट्रांसफर होती है तो वो 1 जनरेशन टू अनदर सक्सेसिव जनरेशंस में पास की जाती है, और वो परंपराओं के रूप में होती है, कस्टम्स के रूप में होती है, ट्रेडिशंस के रूप में होती है, उनके इम्प्लाइड लॉज के रूप में चलती है। कोई बुक आपको कभी मिली है जिसके अंदर ये लिखा हो कि इस कम्युनिटी के अंदर ये रूल्स फॉलो किए जाएंगे? यू विल नेवर फाइंड अ रूल बुक, कभी नहीं मिला होगा आपको। हमारे घरों के अंदर इट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस दैट व्हेन वी फॉल इल, अगर हमें खांसी जुकाम होता है, और कोविड के टाइम पे तो हम सब लोगों ने ये सारी चीजें करी है कि हल्का सा भी जुकाम हुआ, अदरक शहद मिलाकर पी लिया, और हम वो रूटीन में भी करते थे, इससे पहले भी करते थे, होम रेमेडीज हम बहुत करते थे। पर उस टाइम पे हमें समझ में आया कि हमारे आसपास जो अमर बेल लगी हुई है या जो गिलोय लगी हुई है, हाउ यूजफुल इट इज टू बूस्ट अवर इम्यूनिटी। वो हमारी इम्यूनिटी को कितनी जल्दी बूस्ट कर सकती है। जब डेंगू जैसी चीजें आई तो हमें पता लगा कि गोट का जो मिल्क है वो कितना इफेक्टिव है, कि वो इमीडिएटली हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ा सकता है। हाउ अफेक्टेड द लिक्विड डाइट इज व्हेन वी फॉल इल, तो नारियल का पानी कितना अच्छा है ना। हम जब बहुत सारी चीजों के अंदर ये होम रेमेडीज हमारे पास इतनी है कि चोट लगती है तो हल्दी का दूध पीते हैं, हल्दी का लेप लगाते हैं, तो ये कहीं आपने किसी बुक में नहीं पढ़ा। छोटे बच्चे के पेट में दर्द होती है तो आप यहाँ पर बैठी जितनी भी माएँ होंगी, सबने कभी ना कभी हींग जरूर लगाई होगी उनके पेट पे, उसका लेप लगाया होगा, उनकी बाजुओं को या उनकी टांगों को प्रेस किया होगा, और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी होगी। इवन व्हेन द चाइल्ड इज नॉट एबल टू स्पीक एट सच टेंडर एज, बिल्कुल ही इन्फेंट होता है जब, तब उस वक्त वो बच्चा बोल के नहीं बता सकता कि उसे कहाँ दर्द हो रहा है, पर फिर भी हमें ये समझ में आ जाता है कि इसके कहाँ दर्द हो रहा है, राइट। तो हर एक चीजों को समझने का जो हमारे, फिर हम क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को फोन करते हैं, दादा दादी उनके बताते हैं कि इसको यहाँ पर तकलीफ हो रही है और ये ऐसे पता लगता है कि ये तकलीफ है। उन्होंने भी किसी रूल बुक में नहीं पढ़ा था, हमने भी किसी रूल बुक में नहीं पढ़ा, पर हम सबको ये पता है। कैसे पता है? बिकॉज आवर एंसेस्टर्स, आवर प्रेडिसेसर्स हैव गिवन दैट नॉलेज टू अस, और वो यूजुअली वर्बल चलती है, यूजुअली थ्रू प्रैक्टिसेस चलती है, और वो प्रैक्टिसेस हमारी हेल्थ की भी हो सकती है, वो हमारी फिलोसफीज की भी हो सकती है, वो हमारी आइडियोलॉजीज की भी हो सकती है, वो हमारे ट्रेडिशन, कस्टमरी रूल्स के हिसाब से होती है। हर किसी के घर के अंदर हर त्योहार एक पर्टिकुलर तरीके से मनाया जाता है ना, कि अगर दीपावली है तो इस तरह से मनाया जाएगा, होली है तो इस तरह से मनाया जाएगा, कोई पूजा है तो इस तरह से किया जाएगा, रोजा है तो इस तरह से किया जाएगा। एवरी कम्युनिटी हैज इट्स ओन वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, और वो कहीं लिखित नहीं है, ये सक्सेसिवली चलता है। और खास तौर पे अगर हम भारतीय की अपने मूल की बात करते हैं, अपने ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, तो जो हमारा ओल्डेस्ट टेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम कहते हैं, बिकॉज हम इंडिजिनस में किसको लेते हैं, पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इंडिजिनस नॉलेज हम कौन से पीरियड तक रेफर करते हैं। हम रेफर करते हैं कि जो हमारी मॉडर्न टाइम है, मींस समवेयर अराउंड इट स्टार्टेड बिटवीन 18वीं शताब्दी के मिड से लेके या 19वीं शताब्दी की शुरुआत से लेके हम मॉडर्न पीरियड कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं हिस्टोरिकली। तो इससे पहले की जितना भी ज्ञान हमारे देश में विकसित हुआ है उसको हम इंडिजिनस बोलते हैं। दिस टाइम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द काउंटिंग ऑफ द इंडिजिनस नॉलेज। जितना भी हमारा मॉडर्न टाइम पीरियड से पहले का जो नॉलेज है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द इंडिजिनस नॉलेज। तो अगर हम उससे पहले की बात देखें, 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी से पहले की बात करें, मॉडर्न टाइम से पहले की बात करें, तो उस वक्त भारत गुलाम देश था। It was being ruled by the invaders and particularly the Britishers. We were the colony of Britishers at that time. तो उस वक्त जो उससे पहले जो ज्ञान बना, देखिए भारत को इंडिया नाम देने वाले अंग्रेज थे, है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया, भारत दैट इज इंडिया, है ना।
तो या इंडिया, दैट इज भारत. तो भारत was the name of our country up to that period of time. तो हम इसको अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम ना कह के अगर हम इसको ये कह दें कि ये भारतीय ज्ञान है या फिर ये भारतीय नॉलेज है, तो ये गलत नहीं होगा. तो टाइम पीरियड बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है जब हम उसे भारतीय बोल देते हैं. तो उसके बाद तो हम इंडिया हो गए थे. तो ये जो हमारा टाइम पीरियड है, इससे पहले जितनी भी हमारी नॉलेज रही, तो अगर हम अपने हिडन ट्रेजर्स की बात करते हैं या फिर अपने बहुत साइंटिफिक नॉलेज की बात करते हैं जो भारतीय मूल का रहा है, तो वो हमारा तकरीबन हमें किस में मिला? वेद. वेद आर कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री. ये हमारे इंडियन हिस्ट्री के ओल्डेस्ट टेक्स्ट माने जाते हैं और इतने पुराने हैं कि आज तक साइंटिस्ट इस चीज का पता नहीं लगा सके, आर्कियोलॉजिस्ट इस बात का पता नहीं लगा सके कि ये कब लिखे गए. बट एक एस्टिमेटेड टाइम पीरियड दिया गया है कि these have been written 1500 to 800 and somewhere it is written कि it is up to 400 BC. तो अलग अलग जगह पे इसकी अलग अलग डेफिनेशन टाइम पीरियड की दी गई है कि जब वेद लिखे गए होंगे. तो इतना पुराना इनको माना जाता है, हजारों साल पुराने ये माने जाते हैं. तो अगर ये 6 से 8 हजार साल पुराने माने गए हैं, तो इसमें इवन इतना भी साइंटिस्ट अब कहने लग गए हैं कि हम जितनी खोज करते हैं, कोई आज तक ऐसी खोज नहीं हम कर पाए जो इन वेद से अलग निकल कर आई है. मतलब यू विल ऑलवेज फाइंड अ कॉन्टेक्स्ट, यू विल ऑलवेज फाइंड अ रेफरेंस इन वेद. तो इसका मतलब ये इस तरह का ज्ञान था जिसको वेद के अंदर डाला गया, लिखा गया, जो कि इतना पुराना है, हमारा एज ओल्ड ट्रेजर है हमारे पास, फुल ऑफ नॉलेज, एंड दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड टिल होल्ड्स द मीनिंग डेट. आज भी अगर आप देखिए, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें प्रूव हुई कि धरती जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, हमारे कितने ग्रह हैं, और वो ग्रह हमारे ज्योतिष विद्या के अंदर बहुत सटीक तरीके से डिपिक्ट करते हैं. राहु केतु तक हमने बताया, ये एस्ट्रॉइड्स हम लोगों ने जो आते हैं, ये सब चीजें हैं ये. और इवन ब्लैक होल्स या व्हाइट होल्स जिसकी आज डिस्कवरीज हो रही हैं, उन तक का मेंशन हमारे वेद के अंदर मिल जाता है. So that means our hidden treasure of Indian knowledge, which is age old, still holds the fact today. आज भी मतलब हम उन सारी चीजों को, क्योंकि सभ्यताएं बीच में आई और चली गई, और there has been a gap कि ये जो नॉलेज था, जो वेद का नॉलेज था, ये श्रुति फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता था. इसलिए जो हमारे 4 वेद बनाए गए, उसमें से एक साम वेद बनाया गया. वो साम वेद was the extraction of the जो सूत्र थे तीनों वेद के अंदर, उनको गायन फॉर्म में रखा गया. मींस क्योंकि पहले क्या करते थे, यही हमारे पास ज्ञान होता था. तो जो लोग, आपने देखा होगा चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, है ना, यहाँ पर हैं भी 3 वेद के ज्ञाता, 2 वेद के ज्ञाता, 4 वेद के ज्ञाता. और जब इन वेदों को जानने की बात करते थे, तो आप देखिए जो हमारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स रहे हैं, चाहे वो कृष्ण की बात कर ले हम, चाहे श्री राम की बात कर ले हम, चाहे हम हनुमान की बात करते हैं या जिसकी भी बात करते हैं, तो हम बोलते हैं वो चारों वेदों के ज्ञाता थे. अब वो 4 वेद उन्हें याद थे, पर आम लोगों तक उस बात को पहुंचाने के लिए साम वेद का क्रिएशन हुआ, जिसमें गायन फॉर्म में, मींस उसको एक गायन पद्धति दी गई. बिकॉज गा के याद रखना चीजें आसान हो जाती हैं, सिर्फ एक रिमेम्बरेंस मुश्किल होती है. तो इसलिए सामवेद के अंदर आप देखेंगे कि जितने भी सूत्र दिए गए हैं, जितने भी लिखे गए हैं उसके अंदर, वो सभी चैंट्स की फॉर्म, हाइम्स की फॉर्म्स में आ जाते हैं, मतलब वो गायन की फॉर्म में आ जाते हैं. और इसके अंदर वेद के अंदर मतलब सब कुछ लिखा है, जिसके अंदर ये भी बताया जाता है कि राजा किस तरह से होना चाहिए. बिकॉज राजा एक समृद्ध व्यक्ति होता है, जिसके पास हर तरह का रिसोर्स होता है और हर तरह से वो रिसोर्सफुल होता है. सो ऑन द बिहाफ ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ हिज कंट्री, ऑफ हिज नेशन, राजा को अलग तरह के यज्ञ, आपने देखा होगा वेद के अंदर यज्ञ बहुत सारे बताए गए हैं, अलग अलग तरह के बताए गए हैं. उसका पीछे जो प्रिंसिपल वेद के अंदर लिखा गया, वो ये लिखा गया है कि राजा परफॉर्म करता था हमेशा, है ना. आपने ये भी सुना होगा कि राजा ने ये, इवन जब हम रामायण की बात करते हैं तो ये बहुत कॉमनली आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने रामायण ना भी पढ़ी हो या सुनी भी हो, तो अश्वमेध यज्ञ किया था श्री राम ने. तो जब हम अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं, और या किसी भी बड़े बड़े यज्ञ की बात करते हैं कि दशरथ ने इतना बड़ा यज्ञ किया तो 4 पुत्र की प्राप्ति हुई उन्हें, तो टू हैव द टू हैव कंटिन्यूइंग द जनरेशन, इवन
उसके लिए भी यज्ञ थे, बारिश करने के लिए यज्ञ थे। इवन हमने ये सुना है अकबर के दरबार के अंदर जो तानसेन था, जब वो गाते थे तो दिए जल जाते थे, बारिश हो जाती थी। ये सब क्या था? दीज आर चैंट्स। ये एक फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आग भी जल सकती है, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर पानी भी बरस सकता है। इट इज ओनली हाउ द फ्रीक्वेंसी मैच विद द एग्जिस्टिंग नेचर, आप उसके साथ कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी फिजिक्स और मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो वो उसके पास इस तरह की, ही वाज एन एक्सपर्ट विद दैट, कि गाने से ही जला दिया करता था। मतलब ऐसी चीजें प्रोड्यूस होती थी कि वहां पर अग्नि जैसी चीजें, मतलब गर्मी हो जाया करती थी। तो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये क्या है? ये सारी चीजें, ये अक्सर ये कहा जाता था कि ये राजा ये परफॉर्म करेगा, राजा इस तरह बड़े बड़े यज्ञ करता था। राजा यूज्ड टू परफॉर्म फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज प्रजा। वो अपने लोगों के लिए करता था, क्योंकि लोगों के पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं होते थे। यज्ञ करने के लिए जो आहुतियों की जरूरत पड़ती है, स्पेसिफिक यज्ञ के अंदर स्पेसिफिक आहुतियां चाहिए, वो हर एक के पास उपलब्ध नहीं थी। गरीब से गरीब बंदा नहीं कर सकता, जो समृद्ध है वो कर सकता था, पर राजा सबसे समृद्ध है और राजा ही प्रजा का पालक माना जाता था। इसलिए अलग अलग यज्ञ वो सिर्फ लोगों के लिए करता था, कि बारिश हो तो राजा करेगा, अग्नि हो तो राजा करेगा, गर्मी होनी चाहिए, ताप बढ़ना चाहिए ताकि क्रॉप प्रोडक्शन हो तो राजा करेगा। तो हर दायित्व वहां पर लीडर को दिया गया था, और वहां पर कैसे करना चाहिए उसे, किन किन रिसोर्सेज को यूज करके करना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें। इवन एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, जीरो भी है, कितना डिस्टेंस है, हमारे कितने ग्रह हैं, सब चीजों के बारे में every discipline is written in Vedas. This is known to be, and this is the rich treasure of our country. So अगर हम इन चीजों की बात करते हैं, इवन आयुर्वेद जो उसी से एक्सट्रैक्ट किया गया है, लोगों ने वहां पढ़ा है, उन वेद को पढ़ा है, उसमें से जो स्पेसिफिक हेल्थ मैनेजमेंट की चीजें हैं वो एक्सट्रैक्ट करके आयुर्वेद बनाया गया है। अलग अलग लोगों ने पढ़ा, जैसे सुश्रुत आपने नाम सुना होगा। आपने वेद सुश्रुत का नाम सुना है? जी यस मैम। यस मैम, यस मैम, जी यस मैम। जी मैम। चरक संहिता, चरक संहिता। पहले आचार्य चरक थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी है। सुश्रुत वाज डिफरेंट। सर्जन थे, पहले सर्जन। यस, के शल्य चिकित्सक थे। जी बिल्कुल ओल्डेस्ट सर्जन थे। यस, ही वाज अ सर्जन बेसिकली। ही वाज अ डॉक्टर, ही वाज अ सर्जन। और आज जो आप प्लास्टिक सर्जरीज देखते हैं, ये उन्हीं की देन है। कुछ साल पहले जब मैं इस इंडिजिनस के ऊपर ही काम कर रही थी, और तब इंडिजिनस को लोग इतना पहचानते नहीं थे, तो उस वक्त जस्ट आउट ऑफ माय क्यूरियोसिटी मैं जब ये सारी चीजें पढ़ रही थी, तो मैंने गूगल वाज अ न्यू सर्च इंजन व्हिच केम अप। तो मैंने उसमें गूगल करके देखा कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में। तो कॉस्मेटिक सर्जरी के जो फादर थे, ही वाज नोन टू बी सम पर्सन, सम डॉक्टर फ्रॉम जर्मनी, उसको बोला जाता था। पर आज क्योंकि इंडिया इंडिजिनस नॉलेज को जानती है, इंडिया ने खुद अपनी इंडिजिनस नॉलेज को रिकॉग्नाइज किया है। आज आप गूगल करके देखिए तो आपको सुश्रुत का नाम मिलेगा गूगल पे। तो ये जो सुश्रुत थे, इन्होंने अपनी पूरी संहिता लिखी है, मतलब पूरा एक ग्रंथ लिखा है इन्होंने, और उसके अंदर उन्होंने औजार तक बताए हैं। हाउ ही यूज्ड टू प्रिजर्व द बॉडीज, डेड बॉडीज, हाउ ही यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट। उनकी टीम में उनके स्टूडेंट्स, जैसे आज रिसर्चर्स होते हैं ना, हम प्रोफेसर्स के साथ गाइड हम करते हैं उनको, और पूरी टीम होती है, उनकी अपनी एक पूरी टीम होती थी। और वो किस तरह से उनको पानी के अंदर या अलग अलग समय पे प्रिजर्व करने के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स वो सर्जरी में यूज करते थे, और किस किस तरह की सर्जरीज में, इवन ट्रांसप्लांट भी उन्होंने किए हैं। और हमने सुना है कि गणेश जी का भी ट्रांसप्लांट हुआ था, उनकी जो गर्दन है वो ट्रांसप्लांट की गई थी। एंड शिव इज नोन टू बी द बेस्ट ट्रांसप्लांट डॉक्टर। शिव जी का नाम तो आप सब लोगों ने सुना है ना, महादेव जी का। वो ट्रांसप्लांट के एक्सपर्ट थे। इतना ट्रांसप्लांटेशन उनके लिए कहा गया है कि इवन अगर हम राम की बात करते हैं तो ही वाज अ वेरी गुड एट केमिस्ट्री। रसायन ही रहते थे उनके पास पूरी लैब थी जिसके अंदर उनके पास रसायन थे, मतलब केमिकल्स थे, और वो केमिकल्स को बहुत अच्छे से करते थे। और उस केमिकल्स की देखभाल कौन करता था? हनुमान। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, है ना हनुमान चालीसा में। तो क्या है, हनुमान जी रक्षा करते थे, बट ही वाज बेसिकली he used to do lot of experiments। वो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे थे, वो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट थे, ज्ञाता थे। इसी तरह से आपने नाम सुना है किनका? नारद मुनि का।
है ना, ब्रह्मा के पुत्र। अब बताइए, वो नारद मुनि किस चीज के लिए फेमस थे? झगड़ा लगाने के लिए। कम्युनिकेशन के लिए मैम। बिल्कुल, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के नारद लिए। मुनि तो हम सारे हैं भाई, मैडम सारे नारद जी मुनि मैम, हैं। जी मैम राजकुमार मैम, नारद मुनि को हम कह सकते हैं विश्व के सबसे पहले पत्रकार, जर्नलिस्ट थे वो। अच्छा, वो कैसे? नई बात पता लगी मुझे, प्लीज बताइए, प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, मैं इस बात को इसलिए बात वहां पहुंचाते थे मैं इस बात मैम डिप्लोमेट थे अच्छे। हाँ, डिप्लोमेट तो वो थे, कृष्ण से बड़ा डिप्लोमेट कोई नहीं हुआ। ये जी समय नरेंद्र जी, आई थिंक यू वर टेलिंग या जो हाउ भी उस इज समय का द कल्चर था, सबको बताते थे हाँ। यहाँ से कोई बड़ा सूचना है उधर देना, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी कह सकते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खबरी लाल आ रहे हैं। जी, सूचना और प्रसारण मंत्री, ब्रॉडकास्टर्स थे वो। बहुत अच्छी है, ब्रॉडकास्टिंग करते थे इधर से उधर, जो बात जब जिस समय पर जहां पहुंचानी हो वो वहां पहुंचा दिया करते थे। अब चाहे उससे कितनी आग लगती हो, बट यू नो ही वाज अ वेरी गुड ज्योतिष इससे मैम हम ये भी देख सकते हैं, इससे मैम हम ये भी देख सकते हैं कि नारद जी में एक ये खूबी विशेष थी कि वो बात को ज्यों के त्यों पहुंचाते थे। ऐसा भी नहीं कि आज के पत्रकारों की तरह मोड़ दें या तोड़ दें या बेकार कर दें उसको। मिर्च मसाला नहीं लगाते थे। जी जी भीम साहब, क्या कह रहे हैं आप? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए भीम सिंह जी। मैसेंजर मैसेंजर, यस, जी। इन्फॉर्मर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर यू नो नारद मुनि से ऊपर कोई ज्योतिष आचार्य नहीं हुआ आज तक। आप देखिए, जब पार्वती जी का, उमा जी का जन्म हुआ, तब भी जाकर जो इन्हीं को नारद मुनि को बुलाया गया, उन्होंने जाके इनकी प्रेडिक्शन करी। इवन महात्मा बुद्ध के टाइम पे भी कहते हैं कि उस वक्त ये आए थे, इन्होंने ही बताया था कि ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट राजा, बेस्ट किंग, और ही विल अटेन सैल्वेशन। ये दो ही जगह जा सकता है, और जो ये करेंगे ही वुड बी द बेस्ट। बुद्ध जब बने तो तभी उनके पिता ने क्या किया था, उनको दुनिया के सारे जितने भी जितने भी मेटेरियलिस्टिक भौतिक सुख हो सकते हैं वो देने का प्रयास किया था, so that he should not move towards the salvation। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में विरक्ति की तरफ ना चले जाए, इसलिए उन्होंने सारा प्रयास किया, because it was already predicted, it was already declared। और इनकी भविष्यवाणी, इनका जो भविष्यवाणी तो नहीं मैं कहूंगी, पर इनकी जो प्रिडिक्शंस होती थी वो इतनी एक्यूरेट मानी जाती थी कि अगर इन्होंने कह दिया तो ये चीज कभी भी फॉल्स तो हो ही नहीं सकती, ये झूठ हो ही नहीं सकती, ये खराब हो ही नहीं सकती। अगर इन्होंने कहा है तो ऐसा ही होगा। दैट वाज अ कैलकुलेशन, एंड दैट कैलकुलेशन आर स्टिल नोटेड in the form of Jyotish Vidya in our country, which is only now restricted to the people those who are reading and learning Sanskrit। संस्कृत के लोग जो हैं वो ज्योतिषाचार्य को पढ़ लेते हैं। But if we go with this, even with this Jyotish Vidya, the Jyotish Vidya is nothing but it is a simple, simply based on the mathematics and physics। ये दो ही चीजों के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सटीक, वेरी एक्यूरेट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जरूरत है ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी विद द बर्थ टाइम एंड द प्लेस। लोग आपसे, अगर आप कभी ज्योतिषाचार्य के पास गए अपना हॉरोस्कोप दिखाने, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपका जन्म स्थान बताइए, आपका अपना जन्म समय बताइए, है ना, उसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशंस करके देते हैं। अब वो कैलकुलेशंस आपकी किसके साथ करके देते हैं? इन रिलेशन टू द सेलेस्टियल बॉडीज विच अफेक्ट अस। मून अफेक्ट अस, हम ये कभी मानते थे? हम आज भी ये कहते हैं कि मून से क्या फर्क पड़ जाता है, बट आप ये देखिए, जब मून ऊपर चढ़ता है तो समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आते हैं, कम होता है तो लहरें कम हो जाती हैं। उसके बढ़ने और उतरने से हमारे समुद्रों पे असर पड़ता है। व्हाट इज आवर बॉडी कंस्टिट्यूटेड ऑफ? जैसे इस धरती के ऊपर इतना सारा पानी है, हमारी बॉडी के अंदर भी लगभग 75% पानी ही है। वी आर ऑल्सो मेड ऑफ दैट। तो जब मून समुद्र को अफेक्ट करता है तो हमारी बॉडी के ऊपर भले ही असर कम हो, क्योंकि हमारा समुद्र के कंपैरेटिवली हमारी वॉल्यूम बहुत छोटी है। वी आर एन इंडिविजुअल, अ वेरी स्मॉल यूनिट एज कंपेयर टू द सी, बट इट डजंट मीन दैट द लिक्विड इनसाइड अस, द वाटर इनसाइड अस डज नॉट गेट अफेक्टेड विद द राइजिंग और डाउनफॉल ऑफ द मून। It gets affected, and that is why we celebrate Ekadashi, Nirjala Ekadashi। ये सब रखने का जो रखा जाता है, that goes with our health system। व्रत रखने के सिस्टम भी हमारे
इन्हीं सेलेस्टियल पोजीशंस के हिसाब से बनाए गए हैं. सो दैट इज व्हाई इनका जो हम बोलते हैं ना कि इनका असर हमारी बॉडी पे बहुत पड़ता है, हेल्थ पे बहुत पड़ता है. सो ऑल दीज हेल्थ सिस्टम्स व्हिच वर डिवाइज्ड बाय लर्निंग साइंटिफिकली प्रूवन रिसर्च स्टडीज बाय कैलकुलेटिंग how our exterior, how our nature which is surrounding us, the air, water and the other elements which we are made of, 5 तत्व से हम बने हैं. वो 5 तत्व जब प्रकृति में बदलते हैं, हमारे आसपास नेचर में बदलते हैं, तो हम बदलते हैं. दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स मिलती हैं, राइट? लंग्स प्रॉब्लम मिलती है. लंग कैंसर इज इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री. बाय बिकॉज दिल्ली इज वन ऑफ द हाईएस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड. अगर बाहर की वायु हमारी वायु को, हमारे अंदर की शरीर को खराब नहीं करती तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं होती. सो दैट मीन्स हम जिन चीजों के बीच में रहते हैं, जिस नेचर के बीच में रहते हैं, वो नेचर हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी अपनी इस बॉडी को अफेक्ट करता है. और ये जो आज जो WHO जिस हेल्थ की डेफिनेशन को बोलता है, वो क्या बोलता है? पहले तो वो बोलते थे फिजिकल वेलबींग बोलते थे. एक टाइम तक आप देखिए डेफिनेशन ऑफ हेल्थ वाज द फिजिकल वेलबींग इन द वेस्टर्न कंट्रीज. और अब जिसकी बात होती है, अब WHO जो उसने बाद में बनाया और बाद में डेफिनेशन दी, उसने मेंटल वेलबींग को भी उसके अंदर इंक्लूड किया. बट इट वाज एट वेरी लेट जब मेंटल वेलबींग को इंक्लूड किया गया. बट Indian education, Indian knowledge has always, has always taken the importance of mental as well as physical well-being. हमारे यहाँ पे अगर आप आयुर्वेद देखें तो मनस्थिति, दिमाग की स्थिति और हमारे शरीर की स्थिति, वो कहते हैं एक साथ एक तरह से बैलेंस होनी चाहिए, तभी हम हेल्दी हो सकते हैं. इसलिए हेल्दी रहने के लिए हमारे यहाँ जो हेल्थ सिस्टम इवॉल्व किया गया है आयुर्वेद, वो क्या था कि आपका लाइफ जो स्टाइल है वो नेचर के साथ मैच कर जाए. उन्होंने कुछ नहीं किया, दे मैच्ड इट विद द नेचर. रिसर्च क्या थी कि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो इस तरह से सेट कर दी जाए कि दिन हम उठे कब? सूर्य उठने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठो. अब ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है? सूर्य उदय होने के 1.5 घंटा पहले ये ब्रह्म मुहूर्त है. व्हाई दिस ब्रह्म मुहूर्त? बिकॉज द बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारी बॉडी की है वो नेचर के साथ परफेक्टली अलाइन होती है. अगर हम इस समय उठते हैं और जल्दी सो जाते हैं, तो हम जल्दी सोएंगे तभी जल्दी उठ पाएंगे. तो उस वक्त उठ के जब हम काम करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी लेवल हाईएस्ट होता है अगर हम नेचर की क्लॉक जो जिसने हमें बनाया है उसके साथ जाते हैं, राइट? हमें यूनिवर्स इतना अफेक्ट क्यों करता है? देखिए, एक कहीं मैं पढ़ रही थी, मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी. देखिए, हम सब लोग एटम से बने हैं. इफ वी गो दैट वे कि हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल की भी बात करते हैं तो हम किससे बने? एटम से. और अगर हम बिग बैंग थ्योरी के ऊपर यकीन करते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स जो है ये तब इवॉल्व हुआ जब बिग बैंग थ्योरी हुई, और यही जो एक मास था, एक बिग वॉल्यूम था, वो स्प्रेड होके अलग अलग चीजों के अंदर बट गया और उसमें से एक धरती बनी जो बाद में कूल होके आज लाइफ को सपोर्ट करती है. बट हम इस धरती पे अगर पैदा हो रहे हैं तो हम, ऑब्वियस सी बात है, इस धरती के ऊपर मिलने वाले जो चीजें होंगी, चाहे वो फिजिकल मैटर है चाहे वो नॉन फिजिकल मैटर है, हम बने तो उसी से ही होंगे. बिकॉज वी हैव इवॉल्व्ड आउट ऑफ इट. तो जिस एटम से धरती बनी है वही एटम हमारे अंदर भी होगा. और अगर वो बिग बैंग बना है तो ये यूनिवर्स जिसके अंदर हम रह रहे हैं, इस यूनिवर्स के अंदर भी एटम्स इसी के ही बने हैं. तो ऑल आर रिलेटेड. ये भी एक थ्योरी दी गई है. तो अगर एटम्स वहां मूव करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मेटाफिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर एटम वहां मूव करता है तो उसका हम पर भी असर देखने को आ सकता है और हमारे अंदर जो हो रहा है उसका बाहर भी असर देखने को आ सकता है. तो हम क्या बोलते हैं? इफ वी आर, थोड़ी देर में फ्री होंगे. सो जो हमारे ऊपर असर आता है वो इस तरह से आ रहा है कि हम सब लोग आपस में इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज एटम. हम सब इंटरवोवन है इस यूनिवर्स के अंदर थ्रू दैट. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाफिजिक्स, जिसके ऊपर आजकल आप देख रहे होंगे नासा बहुत रिसर्च कर रहा है, इसरो बहुत रिसर्च कर रहा है, बहुत सारी चीजों का कर रहा है. और यही जो वेलबींग की हम बात कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि हमारी बॉडी फिजिकली फिट रहनी चाहिए, हमारा जो मेंटल जो स्टेटस है वो फिट रहना चाहिए. और उसको फिट रखने के लिए क्या करना होगा? उसको फिट रखने के लिए हमें खान पान वैसा करना है
जो हमारे नेचर ने हमें आसपास दिया है। आज हम सबसे ज्यादा बीमारियों से इसलिए जूझ रहे हैं क्योंकि हम ज्योग्राफिकली अवेलेबल चीजों को ना खाकर, आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, मैं अपने बच्चों को ये बात जरूर कहती हूँ क्लास के अंदर कि ये जो मैगी है, पास्ता है, चीज है, या फिर इतना सारा जिन चीजों से हमें, जो बहुत देर की प्रक्रिया होती है पाचन के लिए, है ना, डाइजेशन के अंदर जो बहुत लंबा टाइम लेती है, वो इंडिया जैसी ज्योग्राफिकल लोकेशन को सूट नहीं करती। पर अगर आप यहीं पे नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाएं, हिमालय के उसमें चले जाएं, या फिर आप तिब्बत की तरफ चले जाएं, तो आपको वहां मैगी बिकती हुई बहुत दिखती है, मैदे से बनी हुई। मोमोज वहां पे लोग खाते हैं, मैदे से फिर से बने हुए। बहुत सारी चीजें आपको मैदे से बनी मिलती है। नॉन वेज बहुत खाया जाएगा ठंडे इलाकों के अंदर, क्योंकि वहां पे वेजिटेशन नहीं होता। वेजिटेशन ना होने की वजह से उनकी डिपेंडेंसी ऐसी चीजों के ऊपर हो जाती है जो कि मांस की फॉर्म में होगी, नॉन वेज की बीफ की फॉर्म में होगी, व्हाटएवर, किसी भी फॉर्म में आप ले रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, दैट वेरीज फ्रॉम वन ज्योग्राफिक लोकेशन टू अनदर। तो जो भी वो नॉन वेज का सेवन करते हैं या फिर ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जैसे चीज है, मैदा है, विच टेक लॉन्ग टाइम टू गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। क्यों? ताकि वो हीट रिलीज होती रहे और जो ठंड से हमारा शरीर लड़ने के लिए उस तरह की शक्ति उसे मिलती रहे। पर अगर हम उड़ीसा जैसी जगह के ऊपर चीज बहुत खाना शुरू कर देंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। हरियाणा जैसी जगह पे चीज बहुत खाना शुरू कर देंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम होगी, ओबेसिटी आएगी, बिकॉज हमारी बॉडी जल्दी डाइजेस्ट कर रही है। वी आर इनटू अ वार्म वेदर। हमें वो मैदे जैसी चीजों की जरूरत नहीं है। हमें, आप देखिए, पूरे इंडिया के अंदर आपको चावल खाने की प्रथा दिखेगी, बिकॉज चावल सबसे जल्दी डाइजेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ की वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं। तो खाने का हमारे हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट असर है। ये चीजें ऑलरेडी आयुर्वेद में लिखी है। इसलिए जो वहां की लोकेशन के वाइज जो भी खाना है, इवन आयुर्वेद ये कहता है कि अगर किसी रीजन के अंदर कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है तो उसका इलाज भी वहीं एग्जिस्ट करता है, उन्हीं की वनस्पतियां, उन्हीं के पेड़ पौधों में मिलता है। रमेश जी, अभी मैं आपके पास लौटती हूँ आपका सवाल लेने के लिए। लेट मी कंप्लीट दिस। तो ये जो हमारे आसपास के जो जंगली पौधे हैं, वो जो उग जाते हैं, उन्हीं के अंदर हमारी उन बीमारियों का इलाज है। अब आप देखिए, हम ये कहते हैं कि समुद्र के पास जो लोग रहते हैं उनको थायराइड नहीं होता, पर जो पहाड़ों पे रहते हैं उनको होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे आयोडीन की कमी नहीं होती। फिश खाते हैं वो लोग, या फिर जो सीवीड्स खाते हैं वो लोग, तो उसमें आयोडीन भरपूर मात्रा में होता है, उन्हें कभी नहीं होती। पर पहाड़ों की तरफ चले जाओ तो इस तरह की आयोडीन की रिच चीजें नहीं मिलती, इसलिए वहां पर इस तरह की चीजें होती थी। आजकल तो थायराइड हैज बिकम सो कॉमन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। हमारा सिडेंटरी लाइफस्टाइल्स की वजह से हो गया। बहुत तरह की प्रॉब्लम हर जगह एग्जिस्ट करने लग गई है। बट पहले हम जब स्कूल में पढ़ते थे, साइंस की बुक्स पढ़ते थे, तब यही लिखा जाता था कि ये डिजीज उस तरह की है। ये मैंने पढ़ा हुआ है अपनी साइंस की बुक में। अब बदल गया है। तो जो, पर अब इस इंडिजिनस नॉलेज के बीच में जो गैप आया, उसमें हमने क्या किया, यहाँ के जितने जंगली उगने वाले पौधे थे उनको खत्म कर दिया। इवन घरों के अंदर भी हम क्या करते हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स लगाते हैं, हम उसके अंदर वो वृक्ष लगाते हैं जो हम चाहते हैं। पर एक जो जंगल एरिया होता था या जो ओपन एरियाज होता था, उसके अंदर क्या होता था, वहां के जो पौधे हैं या जो पेड़ हैं वो ऑटोमेटिकली उग जाया करते थे। बट ऑफ कोर्स केवल वही बीज अंकुरित होता था जो उस वेदर से सस्टेन्ड होता था, जो उस वेदर के अंदर उग सकता था, वही उगता था। अब अगर हम एवोकाडो यहाँ उगाएंगे तो नहीं उगता ना, किसी किसी एरियाज में नहीं उगेगा, वो वही उग सकता है। इसी तरह से तुलसी या फिर नीम अमेरिका ने खूब उगाया, बहुत लगाया, पर नहीं उगा पाए, क्योंकि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन उसके बीज को अंकुरित नहीं होने देती। तो यहाँ पर वो चीजें इसलिए उगती है क्योंकि यहाँ का वेदर है। अब आप देखिए, हमारे यहाँ पर जो ये इंडिजिनस ग्रोथ होती थी ट्रीज की, वो हमने खत्म कर दी। उसकी जगह पे हमने आज क्या लगाया, यूकेलिप्टस, अशोक का पेड़ लगाया। वो भी अशोक, वो नहीं जो बड़ा पेड़ है अशोक का जिसके ऊपर फूल आते हैं, वो वाला पेड़ नहीं लगाते हम। डेकोरेटिव जिसके पत्ते नीचे गिरते हैं, हम उसको भी अशोक बोलते हैं, है ना, वो पेड़ लगाते हैं। अब जो ये यूकेलिप्टस हमने लगाया, ये इंडिया का ओरिजिन नहीं है। It is not originated from India. It was gifted to Tipu Sultan by some of the king from outside the country. और उन्होंने, उनको पसंद आया तो उन्होंने वहां लगा दिया। पर यूकेलिप्टस का नेचर क्या था, आसपास के पेड़ों को खा जाने का था, वो खा जाता है। पर अगर आप यूकेलिप्टस देखें ना, तो उसके ऊपर वो बैठते हैं, जीव जंतु आते हैं ना, कीड़े मच्छर। वो किस में यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है
मॉस्किटो रेपेलेंट बनाने के काम आता है, या फिर वो कमर्शियल लकड़ी के काम आता है। इसलिए हमने उसको इतना उगा दिया कमर्शियल यूज में कि जो इंडिजिनस प्रजाति थी वो खत्म हो गई। इसलिए जो आयुर्वेदिक उपचार था वो खत्म हो गया, आयुर्वेद की रिसर्च को भी सपोर्ट नहीं किया। हेलो जी, जस्ट अ सेकेंड। Sorry. So all these things which are being mentioned in that, इस पे थोड़ा ज्यादा डिस्कशन हो गया, थोड़ा आगे चलते हैं। पर यही चीज जैसे मैं आपको बता रही थी, जो इंडिजिनस प्रिजर्वेशन था उसमें क्या था, यही नीम और जो तुलसी है which is used in most of the medicinal medicines of Ayurveda, इसके अंदर तुलसी is known as the queen of herbs, इसको queen of herbs कहते हैं। अब ये आप देखिएगा 99% ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर आपको तुलसी कहीं ना कहीं मिल जाएगी, इसलिए हर घर में तुलसी लगाने की बात थी। पर ये जो योग है ये हमारी मेंटल वेलबींग को, हमारी मन की स्थिति को, हमारे दिमाग की स्थिति को सही रखने के लिए काम आता था। इसलिए ये योग जो है ये भी इंडिया के अंदर, इस आयुर्वेद के अंदर आपको देखने को मिलता है। पर बहुत सारी चीजें जो हमारी इंडिजिनस नॉलेज की थी वो अमेरिका ने अपने यहाँ पर पेटेंट कराई। ऐसे तकरीबन 100 से ज्यादा प्रोसेसेस थे। उन्होंने ये कहा कि अगर आप नीम को इस तरह से काढ़ा बनाकर पिएंगे तो आपको जो ये मीजल्स होती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम, ये सब नहीं होगा। आप उसके एक्सट्रैक्ट को अपने आसपास रखिए या फिर ये सब यूज करिए। तो मतलब ये सारी चीजें उन्होंने पेटेंट करी। इवन हल्दी वाला दूध उन्होंने पेटेंट किया। मतलब इस तरह के प्रोसेसेस उन्होंने कई तरह के पेटेंट करे। फिर इंडिया हैज टू फाइट इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ IPR, और फिर इंडिया ने एक और प्रयास भी किया इस ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व करने का। उन्होंने एक TKDL, दैट इज अ ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है, जिसके अंदर इस तरह की जो हमारी होम रेमेडीज हैं, फोक मेडिसिन हैं, इन सबको प्रिजर्व किया है, जिसके अंदर बहुत तरह की चीजें आ रही है। इवन योग आसन जो आजकल हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, उसके अंदर भी जो है वो पोस्चर्स वगैरह जो यूज होते हैं वो भी डाले, और इसको 5 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के अंदर भी ट्रांसलेट किया गया है। इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और जापानीज के अंदर इसे कन्वर्ट किया, इसको ट्रांसलेट किया हुआ है। तो इस तरह के एफर्ट्स गवर्नमेंट ने भी करने शुरू करे, और इवन फंडिंग भी बहुत करता है गवर्नमेंट टू प्रिजर्व द इंडिजिनस नॉलेज। अगर आप भी कोई रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिलेगा, क्योंकि हर गवर्नमेंट वर्ल्ड ओवर प्रयास करती है इंडिजिनस नॉलेज को सेव करने की। इंडिया भी ये इस तरह का प्रयास करता है अपनी इंडिजिनस नॉलेज को प्रिजर्व करने का। अब इसी तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें डायनेस्टीज और रिलीजन्स रहे, तो इंडिया की जो मेजर डायनेस्टीज रही वो थी मौर्यन डायनेस्टी, चंद्रगुप्त, गुप्त डायनेस्टी थी जो बहुत बड़ा था, जिसमें आपको पता है कि अशोक ने ऑलमोस्ट इट कॉन्कर्ड पूरा एंटायर इंडिया को उसने वन नेशन कर दिया था। देन मगध जो था, या विजयनगर जो डायनेस्टीज थी, दीज वर द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट वेल नोन डायनेस्टीज ऑफ इंडिया, जिसका हमें इतिहास बहुत मिलता है, इनके अवशेष भी बहुत मिलते हैं। और इंडिया तकरीबन 2500 साल तक, more than 2500 years has been intruded। बहुत तरह के लोगों ने इसके ऊपर इंट्रूजन हमेशा ही रहा है इंडिया की सभ्यता के ऊपर। और सबसे अच्छी बात, भारतीय आज भी हम बोलते हैं कि we have never invaded any territory, rather India has always been invaded by others for the rich resources, for the rich, because Indian economy was one of the highest grown economy। बहुत सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता। सोने की चिड़िया अगर हम इसको डिपिक्शन देखते हैं तो इट वाज अ वेरी प्रॉस्परिंग इकोनॉमी, बहुत प्रॉस्परिंग इकोनॉमी थी। 27% ऑफ द वर्ल्ड GDP इंडिया कंट्रीब्यूट करता था एट वन टाइम, एंड दैट इज व्हाई इट वाज नोन एज सोने की चिड़िया। तो इसके ऊपर इंट्रूजन बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ द अदर थिंग्स, जो GDP थी वो अट्रैक्ट करता था इन सबको। इसीलिए यहाँ पर इन्वेडर्स हर तरह पे, हर टाइम पे रहे। इवन जब अंग्रेज के टाइम पे हमारा देश गुलाम था, तब भी आप देखिए गोवा में और महाराष्ट्र में पोर्चुगल्स का राज था, मुगल डायनेस्टीज थी अलग अलग जगह पे। तो देयर हैज बीन एन इंट्रूजन बाय ऑल दीज थिंग्स
जिसमें टर्क्स आए, मुगल्स आए, ग्रीक थे, डच थे, फ्रेंच थे, पोर्चुगल्स थे, ब्रिटिशर्स थे, ये सब रहे। पर अगर इन्होंने हमारे देश के अंदर अपने जो रिलीजन को मिक्स किया, अब तो बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई हैं विद टाइम के साथ। तो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, जोरेस्टियन, ये सारे कल्चर या पोर्चुगल कल्चर, ये हमारे इंडिया के अंदर धीरे धीरे इनके इंट्रूजन और इनके इन्फ्लुएंस की वजह से रहा। पर अगर हम इंडिजिनस की तरफ जाते हैं तो इंडिया के अंदर देयर वाज हिंदुइज्म, दैट इज व्हाई इसको हिंदुस्तान कहा जाता था, हिंदुओं का स्थान। इट वाज बेसिकली हिंदुइज्म। और हिंदू ही फैमिली से इवॉल्व हुए 3 लोग जिन्होंने 3 पंथ बनाए बाद में, जिनके नाम पर 3 पंथ बनाने वाले वो नहीं थे, वो थे बुद्धिज्म, जिसमें बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध जो हुए, महात्मा बुद्ध ने एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने सैल्वेशन निर्वाण जब लिया तो उन्होंने ये कहा था अपने अनुयायियों से, बिकॉज लोग उनको फॉलो करने लग गए थे, उनके बहुत बड़े उनकी फैन फॉलोइंग थी, उनके बहुत सारे डिसाइपल्स थे। उन्होंने ये कहा था मेरी कोई मूर्ति नहीं बनाई जाए, मैं नहीं चाहता मेरी कोई मूर्ति बने। और सिर्फ वो अपनी प्रीचिंग्स देते थे, वो प्रीचिंग्स चाहते थे कि लोग उसको सुने, जाने, वो सब चीजें सीखे और सैल्वेशन अटेन करे। इसलिए उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को नरेट किया था अपने डिसाइपल्स को, बट ही नेवर वांटेड दैट उनकी कोई इस तरह की कोई वो बनाई जाए। पर इंसान इंसान ही होता है, और आप देखिए वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे बड़ी मूर्ति किसी की बनती है तो वो बनती है बुद्ध की, और जितनी उनकी बनती है किसी की नहीं बनती है। इतना लोगों ने उनको फॉलो किया। तो बुद्धिज्म इवॉल्व हुआ, बट अगेन ही वाज अ सन ऑफ अ किंग, वो यहीं से निकल कर गए हिंदू फैमिली से। देन जैन की अगर हम बात करें, महावीर जी की बात करते हैं, अगेन ही वाज बोर्न टू हिंदू फैमिली। अगर हम गुरु नानक देव जी की बात करते हैं, जिनके नाम के ऊपर सिखिज्म बना, ही अगेन वाज अ सन ऑफ अ लैंडलॉर्ड हु वाज अ हिंदू। तो उनमें से निकले, और इन सब लोगों ने किसी ने भी अपना पंथ नहीं बनाया, ना तो बुद्ध ने बनाया, ना जैन, ना महावीर जी ने बनाया, और ना ही गुरु नानक देव जी ने बनाया। इनके डिसाइपल्स ने इनकी प्रीचिंग का लेटर ऑन इसको सिखिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म की फॉर्म में एस्टेब्लिश किया। तो इस तरह की जो ओरिजिन अगर हम रिलीजन का देखें तो वो इंडिया के अंदर ये 4 रिलीजन ही काउंट होते हैं, जिसको हम हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म कहते हैं एज द इंडिजिनस नेचर। तो इन सारी चीजों के अंदर बहुत तरह की ऐसी फील्ड्स थी जिसके अंदर इंडिया ने टाइम टू टाइम कंट्रीब्यूट किया है, हमारी नॉलेज बहुत रही है। अब वो चाहे आर्कियोलॉजी की हो, चाहे वो क्राफ्टिंग की रही हो, इवन विश्वकर्मा एक कम्युनिटी हमारे यहाँ पर जानी जाती है, और वो विश्वकर्मा जो कम्युनिटी है वो क्राफ्ट्समैनशिप के साथ डील करती है, एंड ही इज नोन टू बी द बेस्ट क्राफ्टमैन, बेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने इतनी तरह के और बहुत क्विकली वो चीजों को बना देते थे। उनकी टीम इतनी अच्छी थी कि वो बहुत क्विकली बड़े से बड़े भवन को बना देते थे। इवन लंका का जो भवन बनाया था वो भी विश्वकर्मा का बनाया हुआ था। मंदिर जितने आप इंडिया के अंदर देखते हैं वो सारे मंदिर विश्वकर्मा के पद्धति के अनुसार उन्हीं की टीम, इसलिए हम उनकी कम्युनिटी को विश्वकर्मा कम्युनिटी कहते हैं। तो दे वर द बेस्ट क्राफ्टमैन, और हमने उनको उन्हीं के, बिकॉज ही वाज सच एन एक्सपर्ट, तो हम बोलते हैं। इवन जब हम अयोध्या की बात करते हैं हम तो कहते हैं ये अयोध्या राजा राम की सरकार है। जितने भी लोग वहां रहते हैं हम बोलते हैं राजा राम की सरकार है। क्यों? क्योंकि वो राजा राम की सरकार मीन्स वो उनके ही जो लोग उस धरती के ऊपर आ रहे हैं तो वो उन्हीं के ही माने जाते हैं। तो इसी तरह से इवन अगर हम फिजिक्स की बात करें तो इंडिया ने वास्तुशास्त्र दिया है। वास्तुशास्त्र इज नथिंग बट इट इज अ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद एनर्जी। जैसे एनर्जी के अपने लॉज हैं, है ना, हम ये कहते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड। तो एनर्जी हमें पता है कि एक एनर्जी आ रही है और वो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट की जा सकती है। तो इंडिया के अंदर एक घर की एनर्जी, जहां हम काम कर रहे हैं वहां करने की एनर्जी, इस वास्तुशास्त्र के ऊपर बहुत सारे जो ग्रंथ है वो लिखे गए हैं। इवन चाणक्य की अगर हम बात करें, हु इज नोन टू बी द वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट, जिनका हम चाणक्य नीति पढ़ते हैं, उन्होंने भी इस वास्तुशास्त्र की बात करी है, उन्होंने भी भवनों की बात करी है। इवन ही हैज टॉक्ड अबाउट कि कहां पर एनर्जी लेवल कैसा होना चाहिए, और उसको देखते हुए ऐसी धरती जहां पर इस तरह की ऊर्जा है वहां पर रेजिडेंस होने चाहिए, इस एरिया के आसपास होने चाहिए, जहां किस जगह पे इंडस्ट्रीज का जो है वो होना चाहिए, कहां पर राजा का भवन होना चाहिए, कहां पे मंदिर बनना चाहिए। इस तरह की बातें भी उन्होंने लिखी है। कहां पर एग्रीकल्चर होना चाहिए, बेस्ड अपॉन दैट।
नॉर्थ इंडिया की तरफ ये बहुत प्रेवलेंट नहीं है, बहुत इसके ऊपर अब वास्तु के ऊपर काम होता है और बहुत लोगों ने अंधविश्वास भी वास्तु के नाम पे बहुत फैलाया और ठगी भी बहुत करते हैं। बट इफ यू गो टुवर्ड्स द साउथ, जहां पर इंट्यूजन जो है, इन्वेजन जो है बहुत कम रहा और बहुत सारी चीजें आज भी ट्रेडिशनल वे से चलती हैं। इवन वहां पर जो बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स, अब तो खैर बहुत बड़ी बड़ी टाउनशिप्स अलग से आने लग गई हैं, पर अभी तक जो टाउनशिप्स वहां पर एस्टेब्लिश हुई हैं, आप उनको देखिए, वो वास्तु पे बेस्ड होती है। वहां पर अगर वो 10 मंजिला इमारत भी खड़ी कर रहे हैं, कोई भी टाउनशिप भी बन रही है, नॉट ओनली होम्स, घर तो बनते ही बनते हैं, पर मैं ये बता रही हूँ कि वहां पर जैसे गुड़गांव के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े हैं ना, अगर आप साउथ की तरफ जाते हैं तो जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े होते हैं, आज भी मैंने ये चेन्नई के अंदर, दिस इज माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, वो लोग उसको वास्तु पे बेस्ड करते हैं कि साउथ की तरफ क्या होना चाहिए, चूल्हा है तो वो साउथ की तरफ होगा, मंदिर है तो वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगा। वो घर का स्ट्रक्चर ही इस तरह से बनाते हैं, फ्लैट्स ही इस तरह से बनाते हैं कि एनर्जी का फ्लो पॉजिटिव बना रहे। There should be a circulation of energy in the entire house and the negative energy should get released out of it. तो इस तरह का आज भी वो लोग, मतलब उनका जो बेसिक ब्लूप्रिंट बनता है ना, बेसिक डिजाइन, ये तो होना ही होना है। दिस इज द मिनिमम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वास्तुशास्त्र, जिसके ऊपर फिर उसके ऊपर आप कुछ भी खड़ा करवाइए, पर डायरेक्शन पहले ही तय कर लेंगे, यहाँ रसोई होगी या ड्राइंग रूम होगा, यहाँ रूम्स होंगे, यहाँ पर ये होगा, यहाँ वॉशरूम होगा, ये डाइनिंग एरिया होगा। वो उस तरह से पहले उसको चॉक आउट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द वास्तुशास्त्र, उसके बाद उसके ऊपर चीजें खड़ी करते हैं। तो दैट स्टडी ऑफ एनर्जी which is again a part of the physics, वो हमारे यहाँ पर बहुत रहा। इवन एक्सट्रैक्शन, माइनिंग इंडिया के अंदर बहुत रहा। आप देखिए हीरे जवाहरात, आपने सुना है कोहिनूर का हीरा जो कि ले जाया गया यहाँ से, और इस तरह का जो राजाओं के बीच में आदान प्रदान भी रहा उस समय के, तो वो बताते थे कि उन्होंने एक दूसरे को बहुत बड़े बड़े यूनिक और नायाब जो ज्वेल्स हैं वो भेंट करें। इवन जो वो हार पहनते थे, बाजूबंद पहनते थे, कमरकस पहनते थे, उसके ऊपर जो जिस तरह की जो वो जो उसको जिस तरह से वो कार्व करते थे, जिस तरह से उसको बनाते थे, जिस तरह से उसके ऊपर डिजाइनिंग होती थी, ज्वेलरी डिजाइनिंग, वो इंडिया के अंदर बहुत कमाल की हुआ करती थी, बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। इवन अगर हम देखें, बांग्लादेश को भी देखें, तो तब तो इंडिया वो इंडिया का ही हिस्सा था, पर आज भी अलग होने के बावजूद भी ढाका का जो मखमल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो दिस रूट जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स यहाँ आए, that was known as a silk route and China was the leading country for the silk. सबसे ज्यादा अगर सबसे अच्छा सिल्क कहीं का माना जाता है तो वो चाइना का माना जाता है। आफ्टर दैट वो ढाका का माना जाता है, बांग्लादेश का, क्योंकि ढाका का जो मखमल होता था that was the finest silk after China। तो ये दिस रूट, जिसके रूट के थ्रू ये आते थे, वाटर रूट के थ्रू आते थे, तो दिस रूट वाज नोन एज अ सिल्क रूट। तो इसके ऊपर सिल्क का बहुत काम था, यहाँ पर ये लोग इस फैब्रिक को लेने आते थे, इसलिए। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया था अपने टाइम पे, ये जितने भी ये कारीगर थे, they were basically the Muslim कारीगर्स, और इनको मार दिया गया था, इनके हाथ सब लोगों के कटवा दिए गए थे ताकि ये मखमल ना बना सके। एंड व्हेन आई हैपन टू विजिट ढाका, तब मैंने वहां पर पूछा, मैंने कहा मेरे को तो सिर्फ यहाँ से एक ही चीज लेके जानी है और वो है मखमल, मुझे यहाँ का यही लेकर जाना है, बिकॉज दिस इज इंडिजिनस टू दैट रीजन। तो उन्होंने कहा नाउ इट डजंट एग्जिस्ट इन अवर कंट्री। तो आई वाज शॉक्ड टू लिसन द स्टोरी कि ब्रिटिशर्स ने वहां के जितने भी कारीगर थे ढाका के, उनको उनके हाथ कटवा दिए थे और वो बस्तियां जला दी थी, तो इसलिए बहुत कारीगर बचे नहीं और सक्सेसिवली वो इंडिजिनस जो कल्चर था उस ट्रांसमिट करने का, वो खत्म कर दिया गया। इसी तरह से तो इसलिए अब वहां पर वो मखमली जो पहले उस तरह का सिल्क बनता था वो नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि अब सिल्क नहीं है, वहां पर है, पर वो जो इंडिजिनस नेचर का था वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। तो इतना नुकसान सभी जगह पे लोगों ने उठाया है, उनके इंडिजिनस लोगों ने उठाया है। तो इस तरह का हुआ। ये सेम चीजें हमारे वैद्य के साथ भी हुई। जो वैद्य थे हमारे, जो डॉक्टर्स हुआ करते थे, दे यूज्ड टू बी कॉल्ड एज वैद्य, क्योंकि वो आयुर्वेदिक वो करते थे। तो देयर वाज वन वाइसराय, there was one lord, not viceroy, who came to India and he was suffering from a fatal disease। और जब उनका इलाज वहां पूरे इंग्लैंड में कहीं नहीं हुआ, वहां की एलोपैथी ने, वहां के डॉक्टर्स ने, सबने जवाब दे दिया, तो वो जब यहाँ इंडिया आए तो उन्होंने उसको उसका, उनके जो घर में केयर टेकर थे, जो खाना बनाने वाले और नौकर थे, वो सारे भारतीय ही थे।
तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर एक वैद्य है, आप उनको दिखा लीजिए, आपकी तकलीफ अगर कम हो जाए तो। उन्होंने उस वैद्य को बुलाया, दिखाया, उन्होंने उसका इलाज करा दिया। फिर ही ट्रेवल्ड थ्रू आउट द इंडिया, उनको लगा कि ये एक ही है। फिर धीरे धीरे उनका एक्सपीरियंस हुआ यहाँ तो वैद्य इतने एडवांस्ड है कि ऐसी डिजीजेस जिसका कोई उपचार नहीं है, इवन आयुर्वेद के अंदर कैंसर का उपचार बताया जाता है, तो वो हर फेटल डिजीज को क्योर कर सकते हैं, इनके पास इतनी रिच नॉलेज है। तो उन्होंने कहा यहाँ पर इन वैद्यों को मार दिया जाए। द रिजल्ट वाज कि उन्होंने वैद्यों की जो बस्तियां थी हर जगह पे देयर वाज अ मैसाकेयर, जिनके अंदर वैद्यों को मारा गया। और क्योंकि हमारे यहाँ पर जो नॉलेज था, आप देखिए उस वक्त ये वर्ड चला करता था, और उसमें क्या था कि एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही होता था, क्योंकि वो घर से ही वो सब चीजें सीखने लग जाता था। तो हर कोई क्या करता था, अपने बच्चों की जीविका बनाने के लिए कुम्हार अपने बच्चों को घड़े बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया करता था, लोहार चीज सिखाया करता था, वैद्य अपने बच्चे को वैद्य की नॉलेज दिया करते थे। तो वो ऑटोमेटिकली ये जो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज था, दैट वाज टू द सक्सेसिव जनरेशंस। तो अब जब वो पीढ़ी खत्म कर दी गई तो देयर वाज नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज टू द सक्सेसिव जनरेशन, इसलिए आयुर्वेद बीच में कहीं रुक गया, स्टॉप हो गया। एंड दिस इज द लॉसेस दैट वी हैव बोर्न with the intrusion into our country over the period of time. और पर अब जब हम IKS की बात करते हैं तो it can help us preserve the environment, it can help us to regain and rebuild our knowledge, scientific knowledge. It can help us with the term which we are very very popular, which is a global issue now, environment and sustainable development. क्योंकि हमारे यहाँ पर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को नहीं माना जाता। हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि अन्न का एक दाना भी खराब नहीं होना चाहिए, वो भी डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए, नाली में नहीं जाना चाहिए। दिस इज व्हाट वी स्ट्रांगली बिलीव, एंड दैट इज व्हाई अगर आप इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं तो आप ये देखिए, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो जो साउथ उद्दपी के राजा थे, उन्होंने सबके लिए खाना बनाया था, और खाना भी उतना बनता था। कभी आज तक बताते हैं कि वो 18 दिन जो युद्ध चला, जिसके अंदर 18 अक्षौणी सेना लड़ी थी, हजारों लोग जिनके अंदर, इट वाज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड बिगेस्ट वॉर एवर हैपेंड ऑन दिस अर्थ। वो इतनी बड़ा युद्ध माना जाता है। तो उसके अंदर जब इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इतने लोग मारे जाते थे, तो कृष्ण क्या करते थे, मूंगफली खाते थे, और मूंगफली खा के जितनी मूंगफलियां बचा देते थे उसकी मल्टीपल ऑफ 5000 लोग अगले दिन मारे जाते थे। जैसे 5 मूंगफलियां बचा दी तो 25,000 लोग मारे गए। तो उद्दपी को पता लग जाता था कि ये जो है कल मेरे को इतने लोगों के लिए खाना बनाना है, बिकॉज दैट वॉज ओनली अ कैलकुलेशन। ऐसा नहीं था कि वो ज्यादा खाना नहीं बना सकता था, कम नहीं बना सकता था, पर कम तो पड़ना नहीं चाहिए, तो ज्यादा ही बनता है अक्सर खाना। तो अन्न को वेस्ट करना हमारे यहाँ बहुत पाप माना जाता था, तो इसलिए एग्जैक्टली उतना ही खाना बनता था जितने लोग बचते थे। सो दिस वाज अ थिंग इवॉल्व्ड टू सेव द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और दूसरा, हमारे यहाँ पर हमेशा एक कॉन्सेप्ट रहा मिनिमलाइजेशन का, जो आज जापान जिसकी बात कर रहा है, जापान भी उसी, बिकॉज वो उनकी इंडिजिनस नॉलेज भी मिनिमलाइजेशन की बात करती है। आज हम उसी की, हमारे यहाँ पर भी वही चीज रही है। वो था कंसेप्ट ऑफ मिनिमाइजेशन, कि जितना कम से कम हो उतना ही अपने पास रखो, उतना ही सामान होना चाहिए जितने के अंदर जीविका चल जाए, एक्स्ट्रा लगेज नहीं होना चाहिए, वो बोझ क्रिएट करता है। जापान हैज अगेन स्टार्टेड दैट कॉन्सेप्ट, दैट लॉ ऑफ मिनिमाइजेशन और मिनिमलाइजेशन। अब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत इसी लॉ को रीएमर्ज कर रहा है अपनी इंडिजिनस नॉलेज को लेते हुए। इसी तरह से इंडिया भी अपनी इस नॉन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, तो बड़े ने कपड़ा पहना, फिर उसके छोटे भाई ने पहन लिया, फिर उन्होंने पहन लिया, जब तक वो पोछा नहीं बन जाता था हमारे यहाँ पर कपड़ा वेस्ट नहीं होता था। सो दिस वाज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि कुछ भी वेस्ट नहीं जाए। हमारे यहाँ पर आप देखिए, आज भी हमारे जो माँ दादी हैं वो क्या करते हैं, घर के अंदर जो सामान आता है, चाहे वो कूड़े जैसी चीज क्यों ना हो, पॉलिथीन जैसी चीज हो, वो उनको जोड़ के रख लेती हैं कि इस काम के अंदर कूड़ा फेंकने के, बांध के फेंकने के काम आएगा, या फिर कहीं जाना है तो यही पॉलिथीन यूज कर ले, इसका रीयूज कर ले। पर पहले हमारे यहाँ पर इसी तरह की टोकरियां हुआ करती थी। पॉलिथीन कल्चर और कमर्शियल कल्चर तो हमने अब इवॉल्व किया है, बिकॉज हमने कंज्यूमरिज्म इंक्रीज कर दिया। पर हमारी जो इंडिजिनस नॉलेज है वो कंज्यूमरिज्म बेस्ड नहीं है, वो स्पिरिचुअल बेस्ड है। स्पिरिचुअलिटी के बेस के ऊपर यू विल हैव मिनिमम कंज्यूमरिज्म। इसीलिए ये चीज जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इवॉल्व करती है, कि जब हम, अब आप देखिए 2 साल के बाद मोबाइल खत्म हो जाता है, अब वो ई वेस्ट जितना हम जनरेट कर रहे हैं वो जाएगा कहाँ? रहना तो धरती पे ही है, उसको धरती के नीचे गाड़ोगे तो सॉइल खत्म कर देगा, सॉइल इज अगेन बिकमिंग अ प्रॉब्लम।
अब हमने इतनी लैंड एक्विजिशन कर ली है, अब आप देखिए यूपी के ही आपके अपने एरिया के अंदर, आई समटाइम फील वेरी पेन। यमुना एक्सप्रेस बहुत अच्छा बनाया, बहुत सुंदर बनाया, इंडिया का सबसे पहला वो जब एक्सप्रेस वे बनकर आया जिसके ऊपर आपकी वो कौन सी रेस लगनी थी, क्या बोलते हैं उसको, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, ग्रांड प्री रेस। हाँ यस, है ना। तो वो जो रेस लगाने के लिए आप देखिए, पर दैट वाज द मोस्ट फर्टाइल एरिया ऑफ यूपी। यमुना के आसपास वो बह रहा है और यमुना के आसपास का जितना एरिया है मोस्ट फर्टाइल है। अब उसमें क्या है, सॉइल इरोजन है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए हैं, बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे खड़े हो गए, पर क्रॉप का पॉपुलेशन तो आपकी ये जो प्रोग्रेशन है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इतनी तेजी से चली जा रही है, उसके हिसाब से क्रॉप नहीं हो रहा, ठीक है। और उसकी जगह पे हम इतने फर्टिलाइजर्स डाल के उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये फर्टिलाइजर्स आर अल्टीमेटली किलिंग अस। पहले पंजाब के अंदर एक कैंसर रेल चलती थी, अब हरियाणा से चलने लग गई है। हरियाणा के अंदर आप देखिए मैक्सिमम केसेस दिस हरियाणा इज emerging as the is the first state in the country in the world, it's emerging in the world with the highest case of breast cancers. Anybody knows the reason? किसी को अगर जी, फर्टिलाइजर यूज करते हैं मैम बहुत ज्यादा, वो पंजाब और हरियाणा में फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा। बहुत यूज है। आपको पता है ये हरियाणा के अंदर बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? You will be surprised to know the reason behind it. It is milk and milk products. जिस हरियाणा के ऊपर कहावत बनी हुई है, देशा में देश हरियाणा दूध दही का खाना, मतलब जहां दूध और दही, आप यहाँ पर देखिए, आई एम सर्विंग इनटू द रूरल इंटीरियर ऑफ हरियाणा। मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल ठेठ हरियाणा के गढ़ के अंदर बनी हुई है, बिल्कुल गांव के अंदर। यहाँ पर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले शुरुआत किस चीज से करते हैं? चाय नहीं चलती गाँव के अंदर आज भी, अब ट्रेंड शुरू हो गया, ये अंग्रेज दे गए हमें चाय का ट्रेंड, पर आज भी अगर आप देखें ट्रेडिशनली, अब पीपल हैव बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस, तो आज भी वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले सुबह उठकर लस्सी पीते हैं, छाछ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो लस्सी का सेवन करते हैं, उठते ही एक गिलास पिया, सुबह से सबसे पहला उनकी जो चीज है वो है लस्सी। नाउ इट इज अ मिल्क प्रोडक्ट। अब ये जो दूध और घी और लस्सी का, यहाँ पर दोपहर में खाना खाएंगे तो बिना लस्सी के खाना यहाँ कोई नहीं खाता, कोई भी अपने टिफिन के साथ पूरी बॉटल्स भर भर के लेकर आते हैं। अभी मैं पीछे वहां गई हुई थी कीट भुवनेश्वर, तो वहां पर एक मुझे स्टाफ मिला और वो बोला, अरे आपकी हरियाणा की तो लस्सी बड़ी मशहूर है। मेरे यहाँ पर एक स्टूडेंट था, मैंने उसे बहुत बोला मुझे लस्सी पिलाओ भैया, लस्सी आपके वहां की बड़ी फेमस है। तो यहाँ पर दोपहर के टाइम पे भी लस्सी चलती है, रात में नहीं चलती जैसे गुजरात में चलती है, पर दोपहर में चलती है। इसका रीजन पता क्या है? यहाँ पर बहुत बड़ा कैटल बेस है, हर घर के अंदर आपको गांव में तकरीबन, अब तो कम हो गया है ये ट्रेंड, पर हर घर में आपको गाय या बफेलो हर घर में होती थी। यहाँ पर कभी कोई बाहर से दूध परचेज नहीं करता। आज भी इवन हमारे यहाँ पर जो वर्कर्स है, आपको यहाँ पर गांव से आने वाले हर घर के अंदर या उनके चाचा भाई के घर के अंदर कोई ना कोई गाय या बफेलो मिल जाता है, गाय या भैंस जरूर होती है यहाँ पर। बकरियां पालने का नहीं है ट्रेंड यहाँ, बट जो इंजेक्शन देके जो आजकल मिल्क लिया जाता है, वो 1 पैसे का इंजेक्शन, 10 पैसे का इंजेक्शन इज द रियल कॉज फॉर द कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। इसलिए अगर आप किसी भी दूध के ऊपर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट या प्रोफेसर्स या डेयरी बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, आप उनको देख लीजिएगा, वो खुद दूध नहीं पीते होंगे, ना दूध की कोई चीज पीते होंगे। वो कहेंगे ब्लैक टी पी लो, ब्लैक कॉफी पी लो, बट अवॉइड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बिकॉज दीज आर स्लो पॉइजन। आपको पता है जो डेनमार्क है, जो कि पूरे वर्ल्ड को आपको एवरीडे नेस्ले एवरीडे का जो सेशे पैक मिल्क का आता है, कंडेंस्ड मिल्क आपको मिलता है, डॉक्टर से आप कभी बात करिए, वो कहते हैं बच्चों के लिए जहर है ये जो पैक्ड फूड है, जो हम उनको क्या देते हैं सुबह सुबह आते हैं ना पैक्ड फूड आते हैं बच्चों के, वो घोल के दूध के अंदर हम उनको देते हैं, क्या बोलते हैं उनको, हॉर्लिक्स। हाँ ये ओट्स भी आ रहे हैं, पर छोटे बच्चों को देते हैं, कंप्लान वगैरह में, सेरेलैक and all these products। तो जब मेरे बच्चे छोटे थे एंड माय पीडियाट्रिशियन, अगर आप उनको बता दो ना कि आप घर के अंदर सेरेलैक खिलाते हैं बच्चों को, या फिर आप गाय या भैंस का दूध पिलाते हैं बच्चों को, वो खड़ा होके सबसे पहले अपने पेशेंट को अपने
रूम से बाहर निकाल देते हैं, कहते हैं मेरे पास आने की जरूरत नहीं, ले जाओ। अगर आप एक पिता और माता होके अपने बच्चों को साफ, शुद्ध और ताजी चीज नहीं खिला सकते तो आपको कोई जरूरत नहीं, मेरे पास मत आइएगा, आई कैन नॉट क्योर योर चिल्ड्रन। एंड ही ऑलवेज सेज कि ये चीजें जहर हैं, ये चीजें कभी बच्चों को नहीं देनी चाहिए। आप छोटे से इन्फेंट के अंदर ही ये सब चीज देते हैं, उसकी बॉडी की जो डेवलपमेंट है वो रोक देते हैं, बिकॉज मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस बिटवीन 0 to 1, मैक्सिमम ग्रोथ होती है बॉडी की उस टाइम पे, और 5 साल तक उसकी बॉडी की हर चीज की ग्रोथ हो जाती है, फिर तो उसकी एक्सटेंशन है। पर डेवलपमेंट ऑफ द पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, क्रिएशन ऑफ दैट, वो 5 साल की उम्र तक यूजुअली माना जाता है, और 5 साल तक ही संस्कार डालने की बात होती है। इसलिए चाणक्य ने भी बोला है कि 5 साल तक आप जो बच्चों के अंदर संस्कार डाल देंगे वो सारी उम्र रहेंगे। इसलिए जो टेंडर एज है बच्चों की, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एज ऑफ द लाइफ। और इसीलिए हमारे यहाँ पर 16 संस्कारों में से एक सबसे अहम संस्कार जो है वो बच्चों की राइट फ्रॉम द वॉर्म टू द अप टू द 5 years तक वो माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कंसिडर किया जाता है। तो इसीलिए इन सारे कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमारी अपनी वैल्यूज रही, जो हमारे अपने संस्कारों के रूप में, 16 संस्कारों के रूप में ये रखे गए, इंडिजिनस नॉलेज की फॉर्म में, एथिक्स की फॉर्म में रखे गए, और इस तरह के कल्चरल और ट्रेडिशंस की वे में रखे गए, वो आज की बहुत बड़ी जरूरत है। कि अगर हमारे में ये वैल्यूज होती तो हम एक जानवर को इतना पेन नहीं दे सकते थे, बिकॉज आफ्टर गिविंग दैट इंजेक्शन एक सनसनी सी दौड़ती है उस जानवर के अंदर, जो उसे एक बार को पेन क्रिएट करती है और आर्टिफिशियल तरीके से उसका मिल्क रिलीज कराती है। और जो ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन के लिए या गाढ़ा दूध के लिए जो यूरिया उसको खिलाया जाता है, या इस तरह के जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उसके बाद जो द डेथ ऑफ द जो जानवर की होती है, ऑफ द एनिमल, दैट इज वेरी पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल। जब जानवर मरता है तो वो अपनी उम्र की आधी उम्र में चला जाता है, और साथ में बहुत पेनफुल डेथ होती है, इवन कि उसके बॉडी पार्ट्स भी उसके एक्सक्रीटा में से बाहर आने शुरू हो जाते हैं। इट इज दैट पेनफुल। तो हम सिर्फ अपने कॉमर्शियल लालच के लिए अपनी जो ये इंडिजिनस वैल्यूज है इसको हमने छोड़ा। हम गाय को बहुत मानते हैं, बिकॉज गाय के कहते हैं हर चीज के अंदर, बिकॉज इसलिए पूछनी है, गाय का आप दूध, घी, हर चीज जो है दैट इज क्यूरेबल, दैट इज ऑइंटमेंट, वो एक मेडिसिन है। गाय का दूध, पर्टिकुलरली जो इंडियन गाय, देसी गाय मानी जाती है, जिसको हम A2 मिल्क कहते हैं, A2 मिल्क इज द ओनली मिल्क विच इज फिट टू ड्रिंक, नथिंग एल्स ऑन दिस वर्ल्ड। इसलिए डेनमार्क अपना दूध जो है कंडेंस करता है, मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करके कंजर्वेशन के अंदर 1-1 महीना उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है, पर ये सारी चीजें खराब है और वो खुद नहीं कंज्यूम करता, वो नदियों में बहा देता है अपने दूध को, क्योंकि उसे पता है कि वो स्लो पॉइजन दे रहा है वर्ल्ड। तो आप ये देखिए, जो A2 मिल्क है, ये जो इंडिजिनस की हम बात करते हैं, अगर गाय को घर के अंदर आप पाल कर सिर्फ वही चारा खिलाएंगे जो आप खिला रहे हैं, तब वो कभी भी मेडिसिन का काम नहीं करेगा। इट विल बी अ पार्शियल मेडिसिन, इवन इफ यू आर नॉट गिविंग देम विद द इंजेक्टिंग देम, तब भी नहीं, तब भी वो मेडिसिन का काम नहीं करता। गाय एक ऐसा जानवर है जिसको आप फ्री छोड़ेंगे और वो जंगलों में चरेगी या ग्रेजिंग एरियाज में जाएगी, तो वो केवल औषधीय पौधे खाएगी, वो केवल मेडिसिनल प्लांट्स खाती है और कुछ नहीं खाती है। इसलिए गाय का जब A2 मिल्क आता है, जो कि वो सारी की सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरा होता है, इसलिए कहते हैं जितना पुराना गाय का घी उतना ज्यादा उपचार। इसलिए गाय के घी को प्रिजर्व करके रख दिया जाता था, क्योंकि वो औषधि में कन्वर्ट हो जाता था विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट आजकल ना तो हम उस तरह की ग्रेजिंग कराते हैं, ना इस तरह का खाना खिलाते हैं, फिर इंजेक्शंस भी देते हैं, और अब इतनी म्यूटेशंस और इतनी उसकी ब्रीडिंग कर दी गई है कि अब देसी गाय तो इंडिया के अंदर कहते हैं कोई बची ही नहीं। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल देसी गाय which is fit now, which used to be there in India। वो अब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो हमने सुना है उनसे। तो फॉर दैट होलिस्टिक डेवलपमेंट, दैट काइंड ऑफ वैल्यूज, मतलब ये किसी कल्चर, रिलीजन या किसी इज्म के साथ नहीं जाती हैं। दीज आर द कॉमन वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी, जो कि हमारे इसके अंदर बहुत साइंटिफिक है।
ये रखी गई है। इवन अगर हम ये इंटरकास्ट मैरिजेस की भी बात कर रहे थे, हम खाप की बात कर रहे थे, ये इसलिए किया गया था व्हेन देयर इज अ मैरिज बिटवीन द क्लोज गोत्रास, जो मतलब जैसे मदर का गोत्र है या फादर का गोत्र है, उनके बीच में जब शादियां होती है तो क्या होता है, जो सप्रेसिव जीन्स है, जो डिजीज कॉज करते हैं, जो सिंड्रोम्स कॉज करते हैं, वो जीन्स सप्रेस नहीं होते, वो एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए बहुत तरह की इनबॉर्न डिजीजेस के साथ बच्चे पैदा होते हैं। इसीलिए इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रेफरेंस दी गई है, और एज कंपेयर टू द मैरिजेस बिटवीन द सेम कम्युनिटीज। इसीलिए अवॉइड करने का ये एक साइंटिफिक रीजन था कि इंटरकास्ट मैरिजेस हो, और इंडिया के अंदर इंटरकास्ट मैरिजेस रही। एक गोत्र में शादी ना करने की जो प्रथा शुरू हुई, दैट वाज बेस्ड ऑन दैट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। एनी हाउ, इस तरह की जो चीजें हैं, अब इंटीग्रेशन की बात हो रही है कि हाउ वी हैव टू इंटीग्रेट। ज्यादा समय ले लिया, इसके ऊपर ज्यादा आना था मुझे, माफ कीजिएगा। तो जो इंटीग्रेशन है अब इस क्यूरिकुलम का, एनईपी क्या कहती है? एनईपी कहती है कि दो तरीके से जो हमारी इंडिजिनस नॉलेज है, चाहे वो मेटलर्जी की है, चाहे वो केमिस्ट्री की है, चाहे वो फिजिक्स की है, चाहे वो वास्तु की है, चाहे वो वैदिक मैथमेटिक्स की है, चाहे वो ज्योतिष की है, चाहे वो स्पेस स्टडीज को स्टडी करने की है, इवन हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक स्टडीज की भी है, पर हमारे यहाँ पर इवन विमान शास्त्र भी है कि एयरक्राफ्ट किस तरह से बिल्ड किया जाता है, उसके ऊपर भी पूरा का पूरा शास्त्र लिखे हुए हैं। तो इस तरह की जितनी भी हमारी इंडिजिनस नॉलेज एग्जिस्ट करती है, इसको हम अपने डिसिप्लिन में इंटीग्रेट करें, इसको हम डालें, ताकि हमें हमारी नॉलेज जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसका यूज करते हुए वी कैन क्रिएट, कम आउट विद मोर इनोवेशन, वी कैन कम आउट विद द सॉल्यूशंस टू द ग्लोबल प्रॉब्लम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम किस तरह से नए नए प्रोडक्ट्स को इवॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे जो चीजें यूज हुई, दे वर मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो क्या आज हम उसको मॉडर्नाइजेशन करके, उसका इनोवेटिव आइडियाज के साथ, उसी नॉलेज को यूज करते हुए इस सस्टेनेबल या इसकी वर्ल्ड की या फिर लोगों की होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, चाहे वो वैल्यूज के माध्यम से है, वो वैल्यूज थी जो हमारे कल्चर में कभी एग्जिस्ट किया करती थी, उनके रिवाइवल के तौर पर उसको इंक्लूड किया जा सकता है फॉर अ वैल्यू कोर्स बनाकर उसके अंदर। तो दो तरह से इंटीग्रेशन की बात करी है एनईपी ने हमारे क्यूरिकुलम के अंदर, और वो है रिसर्च ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, दूसरा जो हमारे ऑलरेडी नॉलेज है उसको इंटीग्रेट करना इनटू आवर क्यूरिकुलम। एक तो रिसर्च की जाए और दूसरा पढ़ाया जाए, और पढ़ाई कहाँ से शुरू हो जाएगी? वो स्कूल से ही शुरू हो जाएगी। स्कूल के कोर्सेज के अंदर भी इंडिजिनस नॉलेज को इंक्लूड किया जाएगा इनटू द वेरियस डिसिप्लिन। यही कॉलेजेस में होगा और यही यूनिवर्सिटीज में होगा। तो उनके जो क्यूरिकुलम है उसके अंदर इंटीग्रेट करने की बात हुई है। अब कैसे इंटीग्रेशन करना है उसका, उन्होंने कहा है कि अगर एक बच्चा डिग्री में एडमिशन लेता है, कि उसने एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के अंदर एडमिशन ले लिया और वो ग्रेजुएशन करने के लिए हमारे पास आ गया। अब उसे सपोज करो कि ग्रेजुएशन करने के लिए 300 क्रेडिट्स की जरूरत है बाय द ईयर। वो 3 या 4 साल डिग्री हमारे यहाँ से लेकर जाएगा, चाहे वो रिसर्च डिग्री ले, चाहे वो 3 ईयर डिग्री ले। तो वो 3 से 4 साल की जो डिग्री लेगा हमारे यहाँ पर ग्रेजुएशन की, उसके अंदर सपोज करो उसे 300 टोटल क्रेडिट्स चाहिए टू क्वालिफाई दैट डिग्री। ठीक है, अब 300 क्रेडिट्स में से जो 5% है, मींस 15 क्रेडिट्स जो हो गए, वो आपके इंडिजिनस बेस होने चाहिए। मींस 15 क्रेडिट का वो जो कोर्स पढ़ेगा आउट ऑफ द टोटल डिसिप्लिन, वो आपका इंडिजिनस बेस्ड होना चाहिए। अब उसमें से भी ये दोनों केसेस पे लागू है, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के ऊपर भी और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के ऊपर भी, और ये ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन जो है वो दिया जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, मेरे पास है। हाँ जी, नहीं नहीं, बस लेकर आना, अपनी पासबुक ले जाना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोलो। डेबिट और क्रेडिट दोनों वो आया हुआ है, चेकबुक।
सॉरी। तो जो इसमें से जो इंटीग्रेशन है, मतलब उन्होंने कहा है कि IKS जो पढ़ाया जाएगा वो अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में भी पढ़ाया जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, और ये कंपलसरी है। और 5% ऑफ द टोटल क्रेडिट्स जो भी एक डिग्री को लेने के लिए चाहिए हमें, उसका 5% मैंडेटरी है टू बी इंक्लूडेड एज इन द फॉर्म ऑफ इंडिजिनस नॉलेज, जो इसमें इंटीग्रेट होगी। और इसमें से भी, जैसे अगर हमने ये बोला कि ये 15 क्रेडिट्स की जरूरत है अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। अब इस 15 में से भी एटलीस्ट 7.5 जो क्रेडिट्स है वो आपके मेजर डिसिप्लिन में होने चाहिए, बिकॉज अब मेजर माइनर हो गया है, वो आपके मेजर डिसिप्लिन के होने चाहिए। अब इसमें इसको भी करने के लिए UGC ने अपनी गाइडलाइंस निकाली हैं, जिसमें उन्होंने वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर टॉपिक्स भी बताए हैं। अगर टू बिगिन विद, जैसे अभी हम लोग भी अंडर ट्रेनिंग जाएंगे वी एज अ टीचर्स, क्योंकि हमने कभी इंडिजिनस नॉलेज अपने डिसिप्लिन में नहीं पढ़ा। मेरा विषय अगर मैनेजमेंट है तो मैंने मैनेजमेंट में किस तरह से हमारे पुराने टेक्स्ट के अंदर हाउ शुड आई इंटीग्रेट, तो हम उसको स्टडी कर रहे हैं। पर इसी तरह से आपका अगर फिजिक्स का डिसिप्लिन है, मैथ्स का डिसिप्लिन है, तो मैथ्स के अंदर कौन से वैदिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट है वो, या एंशिएंट मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर 10 साल का समय जो हमें दिया गया है ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी, इसके अंदर वी हैव टू आल्सो ट्रेन आवरसेल्व्स ऑन दीज एरियाज। तो हमें वो पढ़ने हैं। जी मोहम्मद जी, डू यू वांट टू से समथिंग? अनम्यूट हो गए हैं गलती से। तो हमें, हमारे को भी ट्रेनिंग के लिए बात हो रही है कि वी हैव आल्सो टू अपस्किल आवरसेल्व्स, हमें भी पढ़ना है, और बाय द टाइम वी शैल बिकम रेडी टू इंक्लूड इट इन द करिकुलम। हममें से एक इन्होंने कहा है कि अदरवाइज हम एक फंडामेंटल कोर्स ऑन IKS इंट्रोड्यूस करें फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। आप जैसा कहें, जैसे अगर हम, हमारा अगर फैकल्टी ऑफ साइंस है या फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है या फैकल्टी ऑफ व्हाटएवर, कोई कॉमर्स है, तो हम एक फंडामेंटल कोर्स ऑफ IKS इंट्रोड्यूस करें। और वो फंडामेंटल कोर्सेज में क्या है कि हम यूनिट वाइज उसके अंदर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज भारतवर्ष, उसकी हिस्ट्री क्या है, और फिर हम उसके बारे में मोहम्मद जी प्लीज पोस्ट को फिर से आप एक बार दीपक जी फोन करेंगे या वो रिडंडेंट हो गया। अब दोनों साल के लिए अलग अलग ID बनेगी। इनको पता नहीं लग रहा है। सेम रखूंगा नाम और पासवर्ड। The host can mute everyone. जाहिर सी बात है कि वो आपके ही इस पे आएगा। साहब म्यूट कर लीजिए। तो फिर कुछ दिन रुक जाइए, एक आध दिन। चक्कर क्या है सर, मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा है और उस 1 महीने में 2 साल का डेटा डालना है। अब जो फाइनल सबमिशन से पहले तो आप एडिट कर पाओगे, उनको कॉल करना पड़ेगा। बैठा दीजिए। अगर किसी के पास नंबर है कॉल कर दीजिए। वो एडिट नहीं होगा, बाकी अंदर का सब एडिट होगा, वरना उनकी ऑफिशियल टॉक यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी। और शायद PhD के प्लेगरिज्म की बात हो रही है वहाँ पे, डेटा वगैरह। जी डेटा कलेक्शन एंड ऑल। लेटर भी इशू नहीं होगा। ये तो बहुत पते की बात कर रहे हैं, कई बार तो घर की लड़ाइयाँ तक रिकॉर्ड हो जाती है। बना लीजिए क्या ठीक है। चलिए, थोड़ी सी आवाज उनकी कम हुई है बाय द टाइम। तो इंडियन जो नॉलेज सिस्टम है, इसको इस तरह से इंटीग्रेट किया है कि फंडामेंटल क्या दे दो तो कर रही है। हिसाब से वो डेट का जगह साइन कर देगा। मोहम्मद साहब को फोन करना पड़ेगा आप में से किसी को। कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, आपका नाम रहेगा तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आपसे कुछ पूछने के लिए नहीं आएगा, जो चेयर पे होगा उसी से पूछेगा। तो इन्होंने पिछले साल ही कहा होता ना, तो हमारा इसीलिए जो हमारा फंडामेंटल है उसके अंदर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि एक जो पुरानी हमारी संस्कृति कैसे इवॉल्व हुई, उसका इवोल्यूशन हो सकता है, उसकी ज्योग्राफिकल, उसकी जो रिसोर्सेज हैं, वो सारी चीजें। इसके साथ साथ हम जो है उसके अंदर ये इंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने वेरियस फील्ड्स की तरफ कंट्रीब्यूट किया है, जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं, वो टर्मिनोलॉजीज को अभी थोड़ी देर रखिए सर, टर्मिनोलॉजीज भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज हर सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। तो इंडियन मैनेजमेंट सिस्टम या इंडियन नॉलेज सिस्टम के हिसाब से हमारी अपनी फील्ड की क्या टर्मिनोलॉजी है। अगर हम बात करते हैं जैसे स्पेस साइंस की, तो स्पेस में हम किसको क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, क्योंकि अगर हम देखो, हम इकोनॉमिक्स की भी अगर बात करें तो वहां पे वांट डिजायर्स में फर्क है ना, कि वांट क्या है, डिजायर क्या है और डिमांड क्या है।
वो बिल्कुल डिफरेंट है, पर एक लेमैन के लिए ये तीनों चीजें एक ही हैं। पर अगर हम उसी तरह से इंडिजिनस नॉलेज के अंदर वैदिक मैथमेटिक्स की बात करेंगे, तो ऐसी टर्म्स जो मैथमेटिक्स के साथ हमारी अपनी संस्कृत के अंदर, या बिकॉज हमारी जो मेन लैंग्वेज मिलेगी, बिकॉज इंडिया की एक मेन लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत, तो हमें जो ओरिजिनल टेक्स्ट मिलेगा वो संस्कृत में मिलेगा, और कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज होंगी जो कि कॉमनली बार बार उस थ्योरम्स के लिए यूज हो रही होंगी या उस एरियाज के अंदर यूज हो रही होंगी, तो उन टर्मिनोलॉजीज के साथ उनको अवेयर कराया जाए, वो फंडामेंटल कोर्स के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है बाय द टाइम। और फिर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि अच्छा ठीक है, हमारे कितने वेद है, वेदांग है, क्या है, हमारी अपनी हिस्ट्री क्या है, उसके अंदर क्या क्या रही है, कितने ग्रंथ हमारे यहाँ पर रहे, कौन कौन पॉपुलर लोग रहे जिनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, कुछ ऐसी चीजों के साथ कि वास्तु ये सब हल्की हल्की चीजें उनको हम बता सकते हैं ताकि दे शुड बिकम अवेयर ऑफ दैट। तो इस तरह से एक फंडामेंटल कोर्स हर सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है टू बिगिन विद। इन द मीन टाइम हम लोग अपने उस इंडिजिनस जो एरियाज हैं उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी के अंदर रिसर्च कर सकते हैं, करवा सकते हैं। इससे हमारा नॉलेज बेस भी बढ़ेगा, हमारे को भी इंफॉर्मेशन होगी, हम उनके कॉन्सेप्ट को रिसर्च भी कर पाएंगे और फिर उसको हम इंटीग्रेट भी कर पाएंगे अपने क्यूरिकुलम में। तो इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं, पहले इनकी रिकग्निशन नहीं थी। अब जैसे सपोज अगर मेरा आउट ऑफ इंटरेस्ट किसी चीज को जानने में शौक है कि भाई हमारी ऐसे पुराने जमाने के अंदर क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज थी जो वॉर के टाइम या कॉन्फ्लिक्ट के टाइम यूज हुआ करती थी, व्हाट वर द कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रैटेजीज, हाउ टू रिजॉल्व, वो ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से डेवलप करते थे, तो ऐसे मैं टेक्स्ट को गैदर कर सकती हूँ। पर बहुत सारे गवर्नमेंट ने अभी एक इनिशिएटिव इस एनईपी के तहत और ये लिया है कि उन्होंने इंडिजिनस नॉलेज सेंटर्स खोले हैं, आईकेसी खोले हैं, और ये जितने भी आईकेसीज हैं ये सभी आईआईटीज के अंदर ओपन किए गए हैं। और वहां पर आप देखिए आईआईटी बॉम्बे ने, आईआईटी दिल्ली ने और बहुत तरह के आईआईटीज और आईएम्स ने इंडिजिनस नॉलेज के ऊपर काम भी किया है। इवन दे हैव रिटन द टेक्स्ट बुक्स, उन्होंने बुक्स भी लिखी है और हर डिसिप्लिन में लिखी है। आईआईटीज के बहुत प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने फिजिक्स के ऊपर, मेटलर्जी के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर, एनर्जीज के ऊपर, फिजिक्स के वेरियस कंपोनेंट्स के ऊपर, या फिर मैथमेटिक्स के अंदर बहुत तरह की बुक्स लिखी है। यू कैन रेफर टू इवन यूजीसी जो है, मैंने आपको यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस भी दिए हैं, आप उनका क्यूरिकुलम डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने क्यूरिकुलम में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये जो नीचे साइट दे रखी है जो गाइडलाइंस IKS इन एचई क्यूरिकुला, इसको अगर आप यूजीसी की वेबसाइट पे देखते हैं तो आपको पूरा एक क्यूरिकुलम ओपन होता है जिसके अंदर फंडामेंटल कोर्स की भी पूरी इन्होंने विस्तार से दे रखा है इसको। इवन इसके साथ ये भी बता रखा है कि हर डिसिप्लिन में आप कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड कर सकते हैं अपने उसके लिए। तो इस रेफरेंसेस को लेते हुए हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। अभी एक इनिशिएटिव AICT ने लिया है विद द संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है संस्कृत की, उसके साथ एक इनिशिएटिव लिया है। दे आर डेवलपिंग द मॉड्यूल्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट, जो कि बिकॉज ओरिजिनल टेक्स्ट कहाँ है, संस्कृत के रूप में, और संस्कृत हम सब लोग नहीं जानते, एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी टीचर टू स्टडी संस्कृत फर्स्ट एंड देन कम ऑन टू द इंडिजिनस नॉलेज, क्योंकि अगर हम जाएंगे भी तो हमारे लिए दिक्कत है। तो इसलिए वो एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि हम हर सब्जेक्ट के मॉड्यूल्स डेवलप कर सकते हैं जो कि आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर। तो दे आर डेवलपिंग इट। और IKCs भी जो है, जो इंडियन नॉलेज सेंटर्स हैं, वो भी इस तरह के मॉड्यूल्स जो है वो डेवलप करेंगे, सिलेबस डेवलप करेंगे, सिलेबस के लिए रेफरेंस बुक्स वगैरह डेवलप कराएंगे ताकि आप उसको अपने उसमें इंटीग्रेट कर सकें। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स जो है वो NEP के तहत UGC एंड विद द अदर एजेंसीज वो ली जा रही है। इवन अगर मैं हरियाणा का आपको एग्जांपल दूं तो हरियाणा, अब आपको पता है कि गवर्नमेंट, अब वी हैव वन संस्कृत यूनिवर्सिटी इन एवरी स्टेट। हरियाणा ने क्या किया है कि जो यहाँ की जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, वो संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ हमारे जैसे डिपार्टमेंट्स ने उनके साथ MOU कर लिया। दे आर हेल्पिंग अस टू डिजाइन द क्यूरिकुलम which is based on integrated, by integrating that indigenous knowledge into the various subjects. जैसे कुछ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने हमारे मैथमेटिक्स के क्यूरिकुलम में ऐड कराए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने कॉमर्स और मैनेजमेंट के कोर्सेज में ऐड कराए हैं। तो अब उसके ऊपर क्या है, मॉड्यूल्स डेवलप कर रहे हैं जो कि संस्कृत के टीचर्स, उस यूनिवर्सिटी के टीचर्स और हमारे यहाँ के जो डिपार्टमेंट्स के टीचर्स हैं वो आपस में मिलकर बैठकर उसको डिसाइड करते हैं, एंड देन दे आर डेवलपिंग द मॉड्यूल्स ओवर इट। सो देयर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हाउ वी कैन इंटीग्रेट
and we can make it as a part of our credit course, as a part of our major disciplines as well. तो इस तरह से इनिशिएटिव हर कोई अपने अपने रास्ते निकाल रहा है, वो चाहे MOUs के थ्रू है, चाहे वो इंटीग्रेशन है या एडॉप्शन ऑफ द थिंग्स रिटन बाय अदर। इसी तरह से जो हमारी स्वयं के पोर्टल है, EPG पाठशाला है, या इस तरह के जो मॉड्यूल स्वयं के प्लेटफॉर्म पे बन रहे हैं, वहां पर भी इस तरह के कोर्सेज को इवॉल्व किया जा रहा है। तो आप उनको CBCS के तहत क्रेडिट बेस्ड कोर्स के तौर पे पूरा का पूरा ऑनलाइन कोर्स को आप ले सकते हैं, उसे एक क्रेडिट बेस्ड कोर्स बना सकते हैं फॉर द क्वालिफाइंग टू क्वालिफाई एज अ पार्ट ऑफ द डिग्री ऑफ दैट प्रोग्राम। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है वो इंटीग्रेशन ऑफ इंडिजिनस नॉलेज जो है इनटू द कोर्स क्यूरिकुलम ये किया जा रहा है। स्टिल आई थिंक बाय द 2030 बहुत सारा काम इसके ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 10 साल का समय है इस NEP को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो 2030 तक हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, बहुत सारे जो सेंटर्स हैं वो इसके ऊपर हमें बहुत सारा क्यूरिकुलम डिजाइन करने के लिए वो छूट दे देंगे, और हम लोगों के पास भी टाइम होगा कि हम अपने स्टूडेंट्स के थ्रू, रिसर्च के थ्रू और अपने थ्रू और अपनी ट्रेनिंग के थ्रू हम इसके ऊपर कर सके। इसी तरह से एक वन ऑफ द यूनिवर्सिटी जो अब स्टैनफोर्ड में एस्टेब्लिश की गई है, दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, यू नो, द पायनियर्स मैं बोलूंगी, वो एक बेंचमार्क की तरह से एक निकल कर आएगी जो यूनिवर्सिटी इंडिया की, दैट इज भीष्मा स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज। वो गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पहले देता था, अब उन्होंने अपनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाई है स्टैनफोर्ड में। वो आपको इस तरह के कोर्सेज भी देता है। इवन ऑक्सफोर्ड्स भी आपको भगवत गीता के अंदर, रामायण के अंदर, इंडियन हिस्ट्री के अंदर बहुत तरह के कोर्सेज आपको ऑनलाइन अवेलेबल करा रहा है। जो बहुत सारी हमारी वेबसाइट्स हैं लाइक कोर्सरा एंड ऑल, उसके थ्रू आप इनमें एनरोल कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, अपने सब्जेक्ट के साथ उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन द इंडिजिनस नॉलेज। ये वैसे बहुत लंबा हो जाता है, पर मैंने इसको थोड़ा यहाँ पर आपको ब्रीफ कर दिया है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग लेक्चर था। Thank you, ma'am. I have a question or a query. Good morning. I Dr. Snehlata from Lucknow. मैम मेरा सवाल ये है कि जब हम इंडिजिनस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग अपनी जनजाति समाज में जाएं, देखें, दे आर वेरी ओरिजिनल, दे आर वेरी इंडिजिनस, बट फिर भी जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन कि हम एक तरफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि दे आर इलिटरेट, दे आर अंडर डेवलप। तो ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं कि हम सतत विकास की भी बात कर रहे हैं, हम इंडिजिनस की भी बात कर लें और हम डेवलपमेंट की भी बात कर लें और हम ये भी कहें कि दे आर नॉट कल्चर, दे आर नॉट डेवलप। तो ये दोनों बातें क्या कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है आपस में? ये कॉन्ट्राडिक्शन तो मैडम बड़ी परसेप्शन बेस्ड है और इंडिविजुअलिस्टिक है कि हम क्या सोचते हैं। हमारा ये एक हम परसेप्शन बनाते हैं और कुछ भी नहीं है मैम। अब आप ये बोले कि अनपढ़ लोग मूर्ख होते हैं, तो ये बात सत्य तो नहीं है। इट इज नॉट ट्रू कि हर अनपढ़ इंसान मूर्ख होगा। अनपढ़ लोगों के अंदर इतनी समझदारी है जो, अगर हम पुराने लोगों को देखें तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं खास तौर पे, जिनको पढ़ना अलाउड ही नहीं होता था, वो कभी पढ़ती नहीं थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास बुद्धि नहीं थी या उन्होंने बहुत बदलाव नहीं लाया या वो कभी चेंज ही नहीं लेकर आ सके। अय्या ने कभी फॉर्मल एजुकेशन इस तरह से नहीं लिया, पर देखिए कितने तरह का बदलाव लेकर आए। तो इस तरह से ये परसेप्शन है हमारी कि उनके पास नॉलेज नहीं है या वो पुअर नॉलेज है। ये एक इंडिविजुअल सोच है। इसको हम अपनी रिसर्च के थ्रू बाय इंटीग्रेटिंग, इसलिए तो हम चाह रहे हैं कि ये इंटीग्रेट हो, इन लोगों को भी रिकग्निशन मिलेगी इसके माध्यम से, और ये मूर्ख नहीं कहलाए जाएंगे। रादर इनके पास जो लिविंग, अब देखिए हमारे यहाँ पर लाइफ स्किल्स नहीं है, पर अगर आप इन कम्युनिटीज में जाए ना तो इनके पास लाइफ स्किल्स बहुत है। दे विल फाइट टिल डेथ फॉर द सर्वाइवल। उनके पास सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है, हमारे पास सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स नहीं है। हमारे पास एक बच्चा फेल होता है 12वीं में, सुसाइड कमिट कर लेता है। इनके बच्चे 12वीं में फेल होने पर सुसाइड कमिट नहीं करते, सामने वेल खड़ी हो तो भी लड़ना जानते हैं वो। तो देखिए लाइफ स्किल्स कितने जबरदस्त है इनके अंदर, इनकी मेंटल पावर, इनकी विल पावर, इनकी डिटर्मिनेशन, इनको जिस तरह से रेस किया जाता है इन ट्राइबल एरियाज में, आप देखिए इनके कितने सशक्त हो जाते हैं, ये कितना एम्पावर किया जाता है। तो ये मूर्ख कैसे हुए मैम? ये हमने क्रिएट किया है इनके बारे में। एग्जैक्टली। तो ये बदलना भी हमारी जिम्मेवारी बनती है, हम ही बदलेंगे इनको। इनकी दी हुई जो नॉलेज है, अगर हम इनको रेफर करते हैं, हम इनको साइट करते हैं कि दैट इंफॉर्मेशन, इवन यूजीसी ने भी यही कहा है अपनी इसी इंटीग्रेशन में, 5 मिनट लूंगी मैं, उन्होंने ये कहा है कि यू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा फ्रॉम ऑल दीज पीपल
एंड देन यू डेवलप द क्यूरिकुलम, उसमें डालिए आप, वो आपका अलाइव। पर एक चीज उसने बहुत अच्छी बोली है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना भूल गई, यहाँ पर एक ही लाइन में कहूंगी, समय कम है, वो ये है कि आप जो भी अपना इंटीग्रेशन, जो भी क्यूरिकुलम आप डेवलप करें और जो भी रेफरेंस आप जहां से ले और जो रेफरेंस क्रिएट करे, दैट शुड बी द रिलायबल सोर्स, बिकॉज मिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंडिजिनस नॉलेज बहुत ज्यादा है। इसके बेसिस के ऊपर हम कोई कल्चरल या कोई रिलीजियस इस तरह का कोई डिवीजन नहीं है हमारे, हम करना नहीं चाह रहे हैं, पर इतना मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया गया है। देखिए आजकल डिजिटल का एरा है, इस डिजिटल में मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना बहुत आसान है, फिर उसे वापस से संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये हमारी सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ रिस्पॉन्सिबल टीचर कि हम जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज हम बच्चों तक पास ऑन करें, वो हम उसके लिए जो रीडिंग मटेरियल क्रिएट करें या रेफरेंस जिसको हम रेफर करें बच्चों को, दैट शुड बी रिलायबल एंड ऑथेंटिक, गलत नहीं हो, वो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं हो। इसलिए रिलायबल सोर्सेज से ही लीजिए और रिलायबल नॉलेज ही जनरेट करिए उसके थ्रू। जी, एक और हैंड रेज हुआ था, स्नेहलता जी। जी रीना सिंह जी, यस इट वाज डॉक्टर रीना जी। मैम मैं ये जानना चाह रही थी कि जो आपने अभी बताया, कुछ आपने खैर बता दिया कि जो रिलायबल सोर्स होने चाहिए। मैम जो नॉलेज गांव में है, वुमेन्स के पास बहुत नॉलेज है उनके पास, बट जो सही बात है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो मैम उनकी जो नॉलेज अगर हम लोग गेन करते हैं, जो आप बता रहे हैं कि यूजीसी में इसको हम लोग को करिकुलर में दे सकते हैं, तो मैम इसके लिए फिर रेफरेंस क्या रखेंगे? आप प्राइमरी सोर्सेज रखेंगे। प्राइमरी सोर्सेज आप उनको साइट करिए कि दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम दिस साइट, ये इस रीजन से कलेक्ट की गई है, फ्रॉम दीज ग्रुप ऑफ पीपल से कलेक्ट की गई है, और इनका जो बेस है वो इस फॉर्म में है। आप उसको कंपाइल करिए, आप उनको फिर उनको ऑथेंटिफाई करिए फ्रॉम द जैसे हमारे यहाँ पर, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक हमारे यहाँ पर व्यक्ति हैं जो कि फोक सॉन्ग्स को, ट्रेडिशनल कल्चर को एक्यूमुलेट करते हैं कि ड्रेसेस किस तरह से होती थी, उन्होंने पूरा अपने घर के अंदर स्टॉक कर रखा है और वो जगह जगह उसकी प्रदर्शनी भी लगाते हैं। तो आप इस तरह से उन लोगों तक जा सकते हैं कि व्हाट इज द रिलायबिलिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारी मिस इंटरप्रिटेशंस सक्सेसिव जनरेशंस में भी आ जाती है। तो वो ऑथेंटिफाई करना ये हमारी ड्यूटी है। इसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे, इसको एज अ प्रोजेक्ट लीजिए, वहां पे डेटा कलेक्ट करिए, उसमें से जो एरर्स एंड ओमिशंस है वो आप निकालिए और फिर देन कम आउट विद द रिलायबल इंफॉर्मेशन। ये ड्यूटी हम लोगों की रहेगी उसके अंदर। जी मैम नमस्ते, मैं you. राजकुमार वैदिक एसवी कॉलेज अलीगढ़ से हूँ। जी मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में दी। आपने बताया तानसेन जब गाते थे तो दीपक जलने लगते थे। आपने और भी बहुत अच्छे उदाहरण दिए कि बहुत सारे यज्ञ हुआ करते थे, तो यज्ञों से बरसात हो सकती है, यज्ञों से और कार्य हो सकते हैं। तो बात तो यह है कि हम लोग जैसे ही पढ़ लिख जाते हैं तो हम समझते हैं कि हमने विज्ञान पढ़ी है और विज्ञान में हमको जो मिला है वही सच है, लेकिन वास्तव में विज्ञान क्या है? विज्ञान है जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसका व्यवस्थित रूप विज्ञान है, लेकिन जो ज्ञान आपसे छूट गया है वो भी तो सत्य होगा ना। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि जो किताबों में लिखा है केवल वही सत्य है, जो रिसर्च अभी होनी बाकी है वो भी सत्य ही होगी। बात यह है मैडम कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर रिसर्च ही नहीं हो रही, रिसर्च तो कहीं और हो रही है। अनुसंधान बिल्कुल नहीं हो रहा कि क्या यज्ञों से भी बारिश हो भी सकती है या नहीं। अब इतना कठिन काम करे कौन? तो इसलिए उधर कोई जाना नहीं चाहता। मैं आपको बताती हूँ सर। दूसरा मैम मेरे ही आपका एक मित्र कॉन्टैक्ट हैं, नंबर चाहिए था, जो कि यदि इनबॉक्स में दे देंगे आप तो अच्छा लगेगा मैम। जी हमारे ही एक मित्र हैं सर, उन्होंने यज्ञ के ऊपर एक वो किया है, क्या कहते हैं, स्टडी करी है, और उन्होंने ये भी बताया है कि अगर हम इस तरह का यज्ञ विद ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स, कि अगर हम इस इंग्रेडिएंट्स के साथ अगर करते हैं तो जो क्रॉप एरिया है, मतलब जहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है। शेफाली मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट नेक्स्ट क्लास इज एट 12:30 मैम। बिल्कुल बिल्कुल सर, आई एम जस्ट फिनिशिंग अप विद दिस टॉक। मैंने नंबर और वो दे दिया है। तो उसमें फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो रिसर्च लोग कर रहे हैं, इंडिविजुअल कर रहे हैं, और बुक्स की फॉर्म में भी उन्होंने प्रिंट करी है। पर ये है कि ये लार्ज लेवल पे होना चाहिए टू मेक अ डिफरेंस। और जो एक मानसिक परतंत्रता हमारे अंदर डाल दी जाती है बुक्स के द्वारा,
उसको लिबरेट करने की भी जरूरत है सर। उसमें समय लगेगा पर हो जाएगा, सिंस वी हैव जस्ट बिगिन विद द थिंग्स, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर विल बी अ चेंज। थोड़ा समय तो लगेगा, ये हमें देना पड़ेगा और ये हम सब लोगों के प्रयासों से ही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू मैम।